वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 1 और सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हमारा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज जो है वो खबरें कुछ अच्छी हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो कराची वालों के लिए खुशखबरी है। जो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी वो ये कि अब मोटर पैराग्लाइडिंग के लिए दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। सी व्यू पर जो है वो अब मोटर पैराग्लाइडिंग का आगाज़ किया गया है और ये स्टार्ट भी हो गया, लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया। और जो इसकी फ़ी है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार तक है, तो लोग खासा एंजॉय कर रहे हैं और ये मोटर पैराग्लाइडिंग के जो आप मनाजिर हैं वो भी देख रहे हैं। तो बाहर और दूर दूर लोग जो है ना वो जा रहे होते थे शहर से बाहर इस तफरी को अवेल करने के लिए इंजॉयमेंट के लिए। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि सी व्यू को बहुत ज़्यादा रिवाइव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर के बीचेस पर या एक्टिविटीज़ पर नज़र डालें तो वहाँ पर हमें बीच पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती हुई नज़र आती है। एक और चीज़ अब ये हुई है, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और वैसे भी जब चेंजेस आते हैं तो समंदर का पानी जो सी व्यू है उस पर खासा पीछे जा चुका है। तो अब जो साहिल वाली स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। पहले कुछ रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए थे, लेकिन अब मज़ीद रेस्टोरेंट्स बनने चाहिए, एक्टिविटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो तफरी के मौके मिल सकें। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वीकेंड पे ज़रूर जाएं और इसको देखें और एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस करें और इन्जॉय करें। उसके साथ साथ एक और अच्छी खबर ये कि एलपीजी की कीमत में 20 रुपये कमी कर दी गई है। फ़ी किलो कमी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद एलपीजी की कीमत में 20 रुपये जो है वो फ़ी किलो कमी नज़र आई है। तो इस वक्त जो 300 रुपये पे पहुँच गई थी एलपीजी की कीमत, वो 280 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद भी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एलपीजी की कीमतों में मज़ीद कमी मुतवक्के है। उसके अलावा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भी रद्दोबदल की तजवीज़ दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 10 रुपये तक इजाफा जो है वो किया जाएगा। ये तजवीज़ अभी आई है, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा जाता है या इसमें जो तजवीज़ के मुताबिक अमल किया जाता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है या सेम रखी जाती है, तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के जो नए करेंसी नोट हैं उन्हें लाने का फैसला किया है और मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये इस बात का इंदिया दिया कि स्टेट बैंक ने जो तमाम मालियत के नए करेंसी नोट्स हैं वो मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया है। ये बताया उन्होंने कि नए नोटों को आलमी सिक्योरिटी फ़ीचर्स के तहत जो है वो छापा जाएगा। उसके रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन को भी हाई सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी हमने खबर दी थी और आपको मोहतात भी किया था कि जब 5000 और 1000 रुपये का जब आप नोट लें तो उसको खुसूसी तौर पर चेक करें, क्योंकि 1000 रुपये के नोट जो है वो खासे जो जाली नोट होते हैं वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे और वो पकड़े भी गए, जिस पर जो है वो स्टेट बैंक ने अलर्ट जारी किया था कि आप जब भी नोटों को लें तो उसे चेक ज़रूर करें। ख़ासतौर पर 1000 के नोट के मुतालिक ये खबर आई थी। तो अब ये कहा गया कि सिक्योरिटी फ़ीचर्स को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। भी नए डिज़ाइंस कैसे हैं ये तो पता चलेगा बहरहाल, और ये कब से आएंगे नोट ये भी अभी देखना है। गवर्नर स्टेट बैंक ने जो है वो बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या जो है वो चीज़ें सामने हैं। उसके अलावा सनतकारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा किया, क्योंकि 22% बरकरार रखी गई है, ऑलरेडी बहुत हाई है। तो इस पर ये कहते हैं कि जो मौलवी महमूद हैं बिजनेसमैन, उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज शरह सूद का फ़ैसला कर देगी, इसे कम कर दिया जाना चाहिए और जो बुलंद शरह सूद है उस पर कोई कर्जा नहीं ले सकता है। तो इस पर नज़र षानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कम किया जाए। उसके अलावा कराची पुलिस की सैकड़ों गाड़ियाँ तबाह होने का इंकशाफ हुआ है। नाकारा हो जाने वाली गाड़ियों में मोबाइल वैन्स भी शामिल हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी शामिल हैं। तकरीबन जो गाड़ियां हैं जिनकी तादाद 500 से ज़ायद हैं वो गाड़ियां चंद सालों में नाकारा हुई और गाड़ियों को मरम्मत के बजाय उन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया गया है। फायर ब्रिगेड में की भी यही सूरत हाल थी कि कई गाड़ियां वहां पर फायर ब्रिगेड स्टेशन में खड़ी हुई हैं जो कि ख़राब है, नाकारा, उनको कोई रिपेयर नहीं कराता। इसी तरह हम देख रहे हैं कि पुलिस जो वैन्स हैं वो भी खंडर हो रही हैं और तबाही के दहाने पर हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा चीनी चावल मज़ीद महंगे हो गए हैं। होलसेल में चीनी 3 रुपये महंगे होकर 134 रुपये तक फ़ी किलो दस्तियाब है और अगर चावलों की बात की जाए तो 260 रुपये से बढ़कर जो आम सस्ता चावल है सुपर बासमती वो 290 रुपये तक पहुंच गया है और अगर अच्छे चावलों की बात की जाए तो आपको 400 साढ़े 400 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल हैं।
इसके अलावा दरसी किताबें शाया ना होने पर भी हमने कुछ दिन पहले बात की थी, उसके मुतालिक तहकीकात के लिए एंटी करप्शन ने भी एंट्री दे दी है और वज़ीर आला मुआयना टीम के बाद महकमा एंटी करप्शन भी इस पर अब तफ्तीश करेगा। निगरां वज़ीर आला सिंध के हुक्म के बावजूद 1,70,00,000 किताबें शाया नहीं हो सकी और अशात में डिले है। पब्लिशर्स जो है वो भी सामने आ गए हैं, किताबों की अशात के आड़े आ गए हैं। तो ये मसला जो है इसकी वजह से पूरा सेशन लेट होने का इम्कान किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अप्रैल में जो नया सेशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगा, अगस्त तक ये बात चली जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से SMS सर्विस भी फ़ाल कर दी गई है। वोटर्स 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके पोलिंग स्टेशन और हलकों की तफसीलात मालूम कर सकते हैं कि आपका वोट कहाँ पर कास्ट किया जाएगा और आपने जो है वो कहाँ जाना है, किस तरह से होगा, वो आपको 8300 पर तमाम तफसीलात आपके जो डेजिग्नेटेड नंबर है, यानी आपने जो अपने CNIC पर नंबर निकलवाया वो आप पता कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अयाज राना को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सीव्यू जा रहे हैं आप, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मोटर पैराग्लाइडिंग का जो है वो आगाज़ हो गया। पहले तो आप ये बताएं, आज आपको अपना कैरियर का स्टार्ट का टाइम नहीं लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे खबरें यार वो इसलिए कि मैंने राउंड अप खबरें नहीं होती हैं, 1 मिनट में 60 खबरें पढ़नी है फौरी। बिल्कुल ऐसा ही है और ना उसमें भी फंबल हो गए तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही स्टार्ट हो गए। कॉफ़ी पीने थे मुझे और अब आप एक्साइटेड हैं? आज अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरें हैं ना, तो मज़ा आ रहा है, तो कम से कम चलें यार, कुछ तो है। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है कि ये पैराग्लाइडिंग वाली जो आप कह रही हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में जो केबल चेयर लिफ्ट्स हैं उसके हादसात हमारे सामने हैं। अभी हालिया जो एक चेयर लिफ्ट का वाक़या था जिसके अंदर बच्चे फंस गए थे, स्कूल से वापस जा रहे थे, वो इस तरीके की पहले इन तमाम चीज़ों को जब बाद में कोई हादसा हो हम फिर इदारों पे तनकीद करें, तो जो इस चीज़ को देखते हैं, कम अज़ कम जो इनकी जो पैराग्लाइडिंग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जो इसमें एक फ़ैन लगा हुआ मोटर, एक छोटा ग्लाइडर बनाया गया, तो उसको देखेंगे वो सेफ्टी फीचर्स के साथ है, काम पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि कीमती जाने सबकी कीमती हैं। वो यकीनन आपसे कोई ना कोई लेटर साइन करा लेंगे जहाज़ पे, उस पर बिठाने से पहले कि आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, तो इसके बाद भी कुछ नहीं हो सकेगा। तो 6-7 हज़ार रुपये के पीछे जो है कम अज़ कम वो इदारे जो इनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स को सामने रखें। जहां आपने कहा कि सीव्यू पे बहुत गुंजाइश है, जी बिल्कुल बहुत गुंजाइश है। मोटर स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए अभी यहाँ पे वैसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े दूर होता है शहर से, थोड़ा हॉक्स बे सेंसफर्ड की तरफ देखा हमने कि स्कूबा डाइविंग भी होती है, कराते हैं। उसके लिए बहुत डीप चाहिए होता है, यहाँ पे अब कम उसके अंदर लाइन चाहिए होती है जिसको पकड़ के लोग नीचे जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सी व्यू पे लोगों का एक्सेस ज़्यादा है, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं आप वाटर स्पोर्ट्स पे काम करें। अब ये देखें, अभी फुटेज में जो नज़र आ रहा है, वैसे भी साहिल समंदर तो सब जाते ही हैं, सबको पता ही है कराची के सी व्यू का। अभी ये जो रकबा है ना बीच में, लाइक जो वॉल बनी हुई है जहाँ पे बैठते हैं जी बहुत बैठे होंगे आप भी, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं फैमिलीज के साथ, तो वहां से लेकर और आप पॉज क्यों हो गए उस वॉल के ऊपर? कुछ एकदम से आपको क्या याद आ गया? मैंने एकदम से सिखाना, यहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं मुझे वो याद आ पहले ये अच्छा, अगर आपको याद हो, आता है। महराज अख्तर साहब को भी वेलकम कर लेते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सीव्यू घूम रहे हैं आज हम लोग ना, यहीं पे मनाजिर में घूमना चाहिए। हल्की बारिश के बाद हम सीव्यू पे पैराग्लाइडिंग। यार वैसे मैं तो कह रही हूँ आज चलो सारे भाई निकाल आज हम उनको बोलते हैं सारे रिपोर्टर्स मिलके जो ना सी व्यू से आपको एक ऐसी मुख्तलिफ एंगल्स की खबरें भी देंगे और हम आप पार्टी भी एंजॉय करेंगे, और खबरें आज पूरा बुलेटिन जो ना सी व्यू से होगा। भाई अगर आप शो देख रहे हैं तो लाइव कॉल करके बताएं कि आप इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लोगों को पता लगा मेरे कान में रख के गए, ये उन्होंने कहा था। तो वैसे बात ये हो रही थी कि महराज भाई की खासा जो ना डिस्टेंस है, लाइक साहिल से लेकर वही वाली बात की जो वॉल बनी हुई है वहाँ से लेकर पानी क्योंकि पीछे चला गया है, अभी पैराग्लाइडिंग और मोटर ग्लाइडिंग का भी आगाज़ हो गया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ सीवी और बाहर के बीचेस भी हमने देखे हैं और कितनी एक्टिविटी वहाँ पर होती है, लोग बॉनफायर कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चाय कॉफ़ी, उसके अलावा खाने की तमाम चीज़ें आपको साहिल पे सर्व की जा रही। खैर हमारे यहाँ भी हैं लेकिन गंद बहुत कर देते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड बहुत चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक हो रहा होता है, कहीं कुछ और एक्टिविटी होती है, गेम्स हो रहे होते हैं। तो बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि अब उस जो बेल्ट है उसको यूज़ किया जाए, जो इतना रकबा मिल गया है वहाँ पे सिर्फ अब गाड़ियाँ और वो ऊँट ही चल रहे हैं।
देखिए जी, बचपन से हम भी वहाँ यही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरे ममालिक की जो साहिल की बात की, जाहिर सी बात है वहाँ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो साहिलों पर सफाई का जो है ना बड़ा इंतजाम रखा जाता है पूरी दुनिया में, बिल्कुल खूबसूरत रखने के लिए और लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ एक तो सफाई का फुकदान है, इसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर आते हैं ट्रकों में भर के या सुजुकी में भर के, मतलब जैसे पिकनिक के लिए हम भी जाएँ या सुजुकी में जाएँ या गाड़ियों में जाएँ, तो कचरा हो गया, सामान हो गया, कोल्ड ड्रिंक के टिन हो गए, भुट्टे फेंक देते हैं, वो सब चीज़ें वहीं पर फेंक देते हैं। अच्छा, उसकी सफाई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। अगर सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम हो तो ये तो वो साहिल है, और कराची की खासियत भी यही है कि यहाँ पर समंदर है, ठीक है ना। तो लोग जब पूरे मुल्क भर से भी यहाँ पर जो आते हैं तो उनको सबसे पहले ये होता है कि भाई हमें साहिल समंदर पे जाना है, ठीक है। अब अगर इसकी सफाई का इंतज़ाम कर लिया जाए, और ठीक है, जो राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग है, ऊँट भी हैं, ये एक अच्छी एक्टिविटी है, चलो सही है, शहर से हट के आपको मिलती है। लेकिन अगर सफाई का इंतज़ाम किया जाए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे ममालिक के जो साहिल हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है हम उनसे कोई कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डिफेंस का DHA का एक पोश इलाका है, और फिर अच्छी सड़कें भी हमें मैसर हैं। वॉल की जो आपने बात की बहुत ज़बरदस्त, सारी सी बात है। वहाँ बैठने के बाद आपको मतलब भरपूर सुकून अगर हासिल करना है तो समंदर को देखने के बाद और ठंडी हवाओं के बाद तो एक इंसान के मूड पे भी असर पड़ता है। उसका तनाव, जो जहनी तनाव जिसमें हम तकरीबन सभी जिसके शिकार हैं आजकल इस फास्ट लाइफ में जो है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो बहरहाल हुकूमत को करना तो चाहिए, लेकिन वहाँ अभी सुना है कुछ, जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हदूद में नहीं आता, कंटोनमेंट की हदूद में आता है, DHA की हदूद में आता है, तो उसकी भी कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काम नहीं हो पाता। लेकिन सुना है कि कुछ प्लानिंग्स हैं उनकी, लेकिन वो कब पूरी होती हैं इसका खैर कुछ भी कहना सो कबल वक्त होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि लेकिन बहुत अच्छा है ये इक़दाम भी जो हो रहा है, कम से कम ये तो हुआ। लेकिन एक और चीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दरख्त बहुत लगने चाहिए। खजूर के दरख्त लगाए जा सकते हैं और दरख्त लगाए जा सकते हैं जो कि इस ज़मीन में बहुत साजगार है। मलेशिया में उन्होंने यही किया, तमाम साहिलों के जो बेल्ट्स हैं उसके ऊपर खूब दरख्त लगा दिए, और वहाँ से आप जो अपना वो पाम ऑयल भी निकाल रहे हैं, खज्जी भी निकाल रहे हैं। मतलब आपको पता है खजूर के दरख्त में तो कुछ भी फारिग नहीं होता, मतलब सभी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हर चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी जो बेसिक जो बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म के अलावा, वो पाम पे बेस करती है। तो हमारे पास ये इतना बड़ा बेल्ट मौजूद है, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। खूबसूरती है, और आप रेवेन्यू कितना जनरेट करें, इस हवाले से पहले बात हुई थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस पर देखें, अभी उन्होंने अगर देखा हो तो ग्रीनरी करने की कोशिश की है इस दफ़ा। पार्क भी एक बनाया ना, पार्क बनाए हैं, 2 पार्क्स बने हुए हैं, उसके बाद फिर ओपन एरिया रखा है जिधर ग्रास लगाई गई है। तो कोशिश वो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन टाइम लग रहा है, कर रहे हैं। लेकिन साथ फिर वही वाली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपके शो पे आके, लोगों को ऐसा लगता है जैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उसको थोड़ा जो जा रहे हैं उसको ख्याल भी रखें, क्योंकि ये चीज़ें आप ही के लिए और आपकी तफरी के लिए बनाई जा रही हैं, और आप लोग जाएँ, इंजॉय करें। बिल्कुल जो आपका हक बनता है, आप ही के लिए वो जगह है, ओपन स्पेस है। जैसे म्यूज़िक की बात आप कर रही थी, तो वहाँ तो लोग जाते हैं गाड़ियों में अपने लड़के जाके उधर हर इवेंट के ऊपर 14 अगस्त पे जाएं, लोग डांस कर रहे हैं, जश्न आज़ादी मनाई जाती है, जो इवेंट्स होते हैं उधर काफ़ी ईद के ऊपर काफ़ी रश रहता है। तो आपकी ही तफरी के लिए वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत या इदारे काम करते हैं, तो वो उस पे पर ज़रूर जो है वो काम होना चाहिए, और गुंजाइश बहुत है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखें ना, टूरिस्ट स्पॉट्स को अगर आप टारगेट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है, और हम उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा था कि टूरिज़म और एग्रीकल्चरल जो हमारी कंट्री है उसके ऊपर फोकस करना है, टूरिज़म पे फोकस करना है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं सकी बहरहाल। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन का भी दौरा होता है, तो हम यहाँ पे बैठ के बातें भी करते हैं, शेयर भी करते हैं कि अगर इन 2 चीज़ों पे भी फोकस कर लिया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कैन बी अ गेम चेंजर। लेकिन हमारा इन दोनों चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। हमारे पास सहरा है, साहिल है, समंदर है, धूप है, विंड बेल्ट है, आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को डेवलप नहीं किया हुआ। तो टूरिज़म के ऊपर अब नई गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत अच्छा हो सकता है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी। इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब एक और अच्छी खबर ये कि एलपीजी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो की जो कमी है उसकी तजवीज़ दी गई है। उसके अलावा अब ये कहा गया कि 300 रुपये से 280 पर आ जाएगा। मज़ीद भी कहा जा रहा है कि कमी आएगी। तो ये एक अच्छी खबर हमें सामने नज़र आई है क्योंकि एलपीजी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इसको भी ऐड कर लेगा कि तेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का कहा जा रहा है। पेट्रोल का भी लेटेस्ट एक खबर ये भी आई है कि शायद 6 रुपये वो कम करने का सोच रहे हैं। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं जो आने वाली अब हुकूमत है वही पैसे बढ़ाए, हम नहीं बढ़ा रहे। सही है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे बढ़ेंगे क्योंकि अब जब इलेक्शन में गहमा होती है तो लोगों का थोड़ा यूज़ ज़्यादा होता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हुकूमत के कान खड़े हो जाते हैं कि जब आप देखें अक्सर ईद पे पहले कर देते हैं फिर बाद में बढ़ा देते हैं, ये होता रहता है। तो अब थोड़ा सा इलेक्शंस के दौर हैं, थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा होती है, रैलीज, लोग निकलना आना जाना, गहमा गहमी माइट भी पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि वो या तो सस्टेन कर जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत कमी पेशी अगर करना चाहें तो शायद हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो एलपीजी की बात कर रही हैं आप, क्योंकि अब सर्दी का जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। कराची शहरों में बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोड शेडिंग थी, गैस नहीं थी। कल 2 दिन से जो है वहाँ पे गैस खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि गैस जो है वो मामूल पे आना शुरू हो रही है, प्रेशर जो है बिल्डअप हो रहा है। तो उसको देखते हुए अब ईरान का बहाना बना के वो जो माफिया है वो अपने पैसे सर पे से वो माफिया उतारने के लिए जी ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, तो 2 दिन की थे भाई ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात। आपने 300 रुपये कब से और 280 रुपये 290 रुपये पूरे कराची शहर में बिक्री थी, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। बोलते ऐसे ये जो माफिया है ना, बड़े बड़े होशियार लोग हैं। जब अपनी किटी में पैसे डालने होते हैं ना तो वो एक छोटी सी खबर को ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि ऐसे कि पत्नी कितना बड़ा तूफान आ गया। भाई वो तो 2 दिन की बात थी। आपकी एलपीजी तो 15 दिन पहले के आपके जहाज़ आते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट महीनों पहले हुए होते हैं। तो ये सब इनकी माफियाज के गेम है। इन माफिया से हमें जान छुड़वानी है। अब ये आने वाली हुकूमत करेगी, ये वाली हुकूमत करेगी, कुछ ना कुछ तो इन लोगों से हमें जो है ना बस छुटकारा चाहिए। पाकिस्तान को माफियाज के कार्टेल से हमें बाहर प्रॉपर प्लान भी चाहिए भाई। अब के होगा क्या, ये खाली बातों के मंशूरों से काम नहीं चलेगा। पुलिस व्हीकल्स की अगर बात करें तो बहराज साहब अभी हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ तबाह के दाने पे खड़ी हुई हैं, मोटर बाइक्स हैं और कितना सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपकी फुटेज भी हमने देखी। तो ये तो बड़ा बुरा हाल है। फायर ब्रिगेड की भी हमने उस दिन डिस्कशन की थी। बिल्कुल। तो ये जो सरकारी इमलाक है, आप एक तरफ तो नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेदरिया ये ज़िया हो रहा है बल्कि, तो क्या होगा इसका? बिल्कुल ज़िया है। क्यों पड़ा हुआ, क्या फंड्स नहीं है इनको सही कराने के? ये तो अच्छा, इसमें मसला ये कि कराची की ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कि ऑफिशियल तो खैर कमी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। अब उसी के हिसाब से हमारे पास पुलिस की जो नफरी है वो बहुत कम है। उसमें इजाफे के लिए कई मरतबा मेरे ख्याल में हर आने वाले आईजीबी और जो एडिशनल आईजी हैं वो यही कहते हैं कि भाई कराची में पुलिस की नफरी की कमी का सामना है। जब नफरी की कमी का सामना है तो उसके साथ ही उनको गाड़ियों की भी कमी का सामना है। अब कुछ गाड़ियाँ इनके पास तो ऐसी हैं जो बरसों से इनके पास चल रही थी, उसको बनवा कर भी ये तंग आ गए। अब ये जो गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त गार्डन हेडक्वार्टर में जो सिंध पुलिस का मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनकी और भी जगह हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तकरीबन अभी 552 गाड़ियाँ ऐसी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनमें पुलिस की मोबाइलें शामिल हैं, मोटरसाइकिलें शामिल हैं, वाटर टैंकर्स भी हैं, कारें भी हैं, जो कि उनके मुताबिक अब नाकारा हो चुकी हैं। उस पर अब पैसा लगाना जो है वो उसको ज़्यादा समझते हैं। उसके लिए उन्होंने अब ये प्लान किया है कि अगले 1 से 2 महीने में उसको ऑक्शन की तरफ ले जाएं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर मज़ीद नई गाड़ियाँ इसमें शामिल करेंगे। लेकिन फिर भी अभी तादाद बहुत कम है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए थी, इसके ऑयल का, इसके पानी का, इसके इंजन का जो ख्याल रखना चाहिए था, वो जो है हमारे यहाँ नहीं होता। तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा जो है ख़राबी की जानिब जाती हैं, और जब ख़राब हो जाती हैं बार बार बनने के बाद फिर इस काबिल नहीं रहती हैं कि इसको दोबारा से रिपेयर किया जा सके। तो अभी 552 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें मोटरसाइकिलें और दीगर व्हीकल्स शामिल हैं। तो इनको अब ऑक्शन के लिए तैयार किया है उन्होंने। अगले 1 से 2 महीने में इसकी ऑक्शन है। और साथ ही हमारी बात हुई थी इस वक्त जो है एडिशनल आईजी हैं इसके जो है जुनैद शेख, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मज़ीद जो है वो सिंध हुकूमत को एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, प्रपोजल प्लान भेजा हुआ है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 700 मोटरसाइकिलें मांगी हुई हैं और 450 जो है मोबाइल वैन्स जो है वो मांगी हैं।
जिसके लिए बजट भी अप्रूव तकरीबन हो चुका है, सही। लेकिन अभी तक उस पर ऑर्डर नहीं हुआ। अब नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो उस पर ऑर्डर करेगी, तो उनको कुछ नई गाड़ियाँ मिलेंगी, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत हाल है। और साथ में एक चीज़ और भी है, हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। ओल्ड सिटी एरिया में टिम्बर मार्केट एक उसका एरिया है, इसके अलावा नॉर्थ नाज़माबाद में कुछ एरियाज़ हैं, फेडरल भी एरिया में हैं, जहाँ पर ताजिरों ने अपनी तरफ से इनको मोबाइल वैन्स भी दी हुई हैं, मोटरसाइकिलें भी दी हुई हैं, उनका फ्यूल तक वो जो है अखराजात उठाते हैं ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन बस अफसोसनाक बात यह है कि उसके टारगेट बावजूद किलिंग का, भत्ताखोरी का हर तरह से निशाना बन रहे हैं, उसके बावजूद क्या हो कम्युनिटी पुलिसिंग? अभी भी ओल्ड सिटी एरिया जो है वो भत्ताखोरी के मामलात वहाँ पर जो है वो कम नहीं हो पाए। और पहले तो चले यहाँ जो मौजूदा गैंग्स थे, पुलिस कहती थी कि हम उसको पकड़ लेंगे, अब तो वो लोग दूसरे ममालिक में बैठ के वहाँ से व्हाट्सएप पे और दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से बैठ के भत्ता मांगते हैं और उनको वहाँ भी भत्ता मिल रहा है। बताएं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक खबर ये भी है कि ताजिरों तो अब बहुत पहले शोर तो मचाया इस बात पहले पर। आपके जो लास्ट एक वाक़या हुआ है, हम एक जगह बैठे हुए थे तो वो ताजिर का वो वाक़या बता रहे थे। बड़ा तशवीशनाक बात उसमें ये सामने आई, पहले आपको पर्ची के साथ गोली भेज के डरा दिया जाता था। अब हुआ ये लास्ट वाक़े के अंदर कि वो आए, उन्होंने पहले ज़ख्मी किया है लोगों को, उसके बाद बोला है कि ये उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा है कि ये हमें इतना भत्ता चाहिए, ये जो गोली हमने मारी है ये तो अभी सिर्फ बताइए कि ये ऐसे लगी, अगली दफ़ा जो है वो हम उसको पॉइंट ब्लैंक करके भी मार सकते हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। लेकिन ये जब हुआ है उस वाक़े के बाद रेंजर्स एक्टिव हुई है और मेरे ख्याल से उनको वो नेटवर्क पकड़ा गया, खासा शोर मचाया, काफ़ी वो नेटवर्क मीटिंग हुई काफ़ी थी अच्छा सवाले काम से ना, हुआ कि उसी में ये डिस्क्लोज हुआ कि यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा था, ये बाहर से ऑपरेट हो रहा था और ये कारिंदे काम कर रहे थे। तकरीबन कोई 15 के करीब मेरे ख्याल से अरेस्ट किए हैं इन्होंने, गैंगस्टर्स जो हैं वो ये उस तरह के शहर में जो इस वक्त जो एकदम भत्ते के लिए जो शुरू हुए थे उनमें एक नेटवर्क तो उनके हाथ आ गया है। मतलब वो उनको आप स्लीपर सेल्स कह सकते हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो स्लीपर सेल्स हैं। मेन जो इनके जो लोग हैं बाहर ममालिक में इस वक्त, कुछ मलेशिया में हैं, कुछ ईरान में हैं, कुछ दुबई में बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर वो बाकायदा, आज भी हमने अभी एक न्यूज़ चलाई है कुछ देर पहले ही, उसमें एक रिकॉर्डिंग एक ताजर ने की है जिसको 30 लाख रुपए का जो है भत्ते की डिमांड आई है। मलेशिया में बैठा हुआ है शकील बादशाह, गैंगस्टर है कोई लियारी गैंग वॉर का, जो यहाँ से रुपोश हो गया था, रेड बुक में भी शामिल है CTD की वो। और वो इस वक्त मलेशिया में बैठा हुआ और वहाँ से वो कॉल करके कहता है कि मैं मलेशिया में नहीं हूँ, मैंने वो कॉल सुनी। तो उसमें रिकॉर्डिंग में यही बता रहा है कि मैं समझो कि तुम्हारे दुकान के बाहर बैठा हूँ, तो मुझे भत्ता दो वरना फिर ये कारोबार बंद कर दो तुम। उस बेचारे ताजिर ने अपना रोना रोया, उसमें रिकॉर्डिंग में ही आ रहा है कि जी मैं तो पहले कर्जदार हूँ, मेरे किसी ने पैसे देने हैं, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो आप वो दिलवा दें। तो कह रहे वो भी हम पेमेंट करवा देंगे, कोई मसला नहीं, हम काम ही यही करते हैं, रिकवरी भी करवा देंगे तुम्हारी, लेकिन अभी इसको छोड़ो, अभी तुम अपनी बात करो। कोई गैस सिलेंडर की ताजर है ओल्ड सिटी एरिया में जिसको ये आई है। अब इसके लिए इंटरपोल को भी ये लिख देते हैं, लेकिन बात ये कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो है इतनी आसानी से किसी को गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता, और कोई कानूनी मामलात भी हैं। तो अब वो इस तरह से वो लोग एक्टिव हुए हैं और यहाँ के जो छोटे लड़के हैं, नौजवान, उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वहाँ से फ़ोन करके उनको भेजते हैं, वो बेचारे जो है कुछ पैसों के लिए वहाँ जाते हैं और अक्सर पुलिस के हत्थे वही चढ़ते हैं। अच्छा, असल में होता है ना कि असलहा इतना आम है, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, असले के बल पर तो जना आप कुछ भी कर सकते हैं ना फिर उनके साथ बैठ के, ये असल प्रॉब्लम है। तो वो इसलिए वो अपनी बात मनवा लेते हैं कि आप क्या, तो ये इशू है। एक और ख़बर आ रही है सामने, वो ये कि जो हमारी यहाँ स्टेट बैंक है उसने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया अयाज, और उसमें एक तो न्यू करेंसी नोट्स भी जो है वो लाने का कहा गया ताकि मज़ीद फ़ीचर्स उसमें ऐड किए जा सकें, सिक्योरिटी फ़ीचर्स को बेहतर बनाया जा सके। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करेंगे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहले तो जो नए करेंसी नोट्स लाने का कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड किए जाएंगे, क्या डिस्कशन हुआ इसमें? देखें, ये बड़ा अच्छा फैसला है और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जहां हम देख रहे थे कि सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर जो है सलीम मांडीवाला साहब के सामने ये खबर एक जो है उस वक्त से इसने ये जो है
तेज़ी पकड़ी थी कि शहर के अंदर बहुत सारे नोट जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। 5,000 के नोट हैं और वो स्टेट बैंक को वाज़े तौर पे वो कह रहे थे अपनी कमेटी में बुला के, जो उनके डायरेक्टर्स थे, कि आप ये पैसे जो जाली नोट हैं वो वापस लें और लोगों को तब्दील करके दें, जो कि मुमकिन नहीं था। तो लगता है ऐसा है कि इसके लिए फ़ैसला कर लिया गया था। ये खबरें बहुत अरसे से गर्दिश में थी कि 5,000 का नोट जो या तो बंद कर दें या उसको तब्दील कर दिया जाए। अब इसके अंदर जो तशवीशनाक खबर होगी उनके लिए जो काला धन रखते हैं, जिन्होंने ज़मीनों में दबाया हुआ, जिनको कहते हैं ना कि अपने पैसे छुपाए हुए हैं, ये उनके लिए तशवीशनाक खबर है। मार्च के अंदर कह रहे हैं कि इसको जो है फाइनलाइज कर लिया जाएगा और कमेटी से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों? उसकी दूसरी वजह ये कि इनके पास सिर्फ 15 मार्च तक का टाइम है जो निगरान हुकूमत है। अगर उससे पहले ये सब काम कर जाएं तो यकीनन ये हो जाएगा, लेकिन मुझे उसके बावजूद ये लगता है कि ये एक बहुत इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब ये नोट, आप 1000 वाले नोट भी नए आए थे, तो वो आज तक हम पिछले साल और अब तक लोगों की जो उस पर तारीखों में तौसीक़ की जा रही थी कि वो आप दे के नए नोट ले लें, तो ये बड़ा आसान काम नहीं होता। आपको अगर इसकी मिसाल लेनी होगी तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम गालियाँ देते हैं, भारत ने जिस तरीके से उसमें चेंजेस लाए थे अपने नोट चेंज करने के लिए, उन्होंने भी एकदम से जो है वो अचानक इसको फीचर्स को जो है सामने लेके आया और उन्होंने अपने बड़े नोट बंद किए। उन्होंने बहुत 2 से 3 माह का ही टाइम दिया कि लोग इसमें अगर चेंज करा लेंगे तो ठीक है, वरना उसके बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे लाइनें लगी रही, रातों को लोग लाइनों में लग के अपने नोट जो है वहाँ तब्दील करा रहे थे। अगर ये इसको इसी तरीके से रखना है कि बहुत साल भर का टाइम है और चीज़ें हैं, तो फिर तो ये नकारा है, ये काम करना बेकार है। आपके पास पैसे वैसे ही कम है, आप इसके अंदर मज़ीद नए नोट छापने पे चले जाएंगे, आपके रिजर्व्स और कम हो जाएंगे। तो ये अगर करना है तो अचानक फौरी तौर पे आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा। आने वाली पॉलिटिकल हुकूमत नहीं करने देगी। अच्छा, उसमें एक और भी सिनेरियो होगा पॉलिटिकल हुकूमत के ना करने में, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी बताइएगा इस पर ज़्यादा, कि ये जो पैसा रखा हुआ होता है, ये जो घरों में स्टोर किया होता है, तहखानों से निकल रहा होता है, और आपने देखा कि अरबों रुपए घरों से निकले पॉलिटिशियंस के, तो वो जाहिर सी बात है वो बड़े नोटों में होंगे, 10-10 के नोट थोड़ी रखे हुए होंगे। तो ये भी फिर वो चैनलाइज हो जाएगा ना अमाउंट के, जब आप चेंज कराने जाओगे तो वो चैनलाइज हो जाएगा। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 अरब रुपए के नोट चेंज कराने, तो भाई लाओ, आ जाओ, लाइन में लग जाओ कि कहाँ से आए 1 अरब रुपए। इसका दूसरा इम्पैक्ट आपको पता है किस चीज़ में आएगा? इसके अंदर अब लोग पैसा पार्क करना शुरू करेंगे। और इस वक्त पैसा पार्क कहाँ हो रहा है? कल हम एक बिजनेस कम्युनिटी के बड़े नामी शख्स के साथ बैठे थे, उनका कहना था इस वक्त काला धन जो पार्क हो रहा है वो बड़ी गाड़ियों के मद में, आपकी अजनास की मद में, क्योंकि अब रियल इस्टेट लेना इतना आसान नहीं, वरना पहले जो काला धन था वो सीधा जाता था आपका प्रॉपर्टी ले लो, उसके अंदर पाओगे, कोई पूछने वाला नहीं था, थोड़े दिन रखी फिर बेच दी, बल्कि वो और मल्टीप्लाई करके ही मिल जाती थी उनको। तो इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो उन्होंने ये बात बताई कि इस वक्त गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनकी कीमत इस वक्त, अगर आप लेक्सस की वो बात कर रहे थे, जो बड़ी 15 से 16 करोड़ रुपए की लेक्सस है, 570 की वो बात कर रहे थे। आप अगर V8 की बात करते हैं लैंड क्रूज़र की, तो वो कम अज़ कम इस वक्त 8 से 9 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो अगर आप ये इस वक्त तारिक रोड के जो बड़े बड़े शोरूम्स पे जाके, सिर्फ एक शोरूम में अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ओपन लेटर पे खड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसके ऊपर भी कार्रवाई जारी जो है वो उन्होंने ऐसा बताया कि इस पर भी काम शुरू हो चुका है और काम करना है, लेकिन ये तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अब वक्त जो है कम है, क्योंकि अगर सियासी हुकूमत आ रही है, जहाँ बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि इस वक्त मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हीं की दौर की हैं। और अगर ये वापस आ गए, जो लोगों का एक सामने हमें यही बताया और पढ़ाया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के दौरों में ऐसी करप्शंस हुई हैं, तो ये काम इसी निगरान हुकूमत के ऊपर सहरा अपने सर लेना होगा। वैसे इन्होंने निगरान हुकूमत ने वैसे फैसले तो बड़े जल्दी और रैपिडली और सख्त किए हैं, हो सकता है कि करवा दें। हाँ, टाइम तो खैर अब बिल्कुल ही कम रह गया, खत्म हो गया 8 फरवरी को, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव आ रहे हैं वो लोग, भाई वो नहीं देख रहे अभी अपने, उनको जो फैसले करने हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वो अपना रैपिडली कर रहे हैं। अच्छा, बीच में ये भी था कि जाली नोट मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे, 1000-5000 रुपए के नोट, जिस पर स्टेट बैंक ने भी नोटिस जारी किया और कहा गया था कि चेक करके आप जो, तो वाकई सिक्योरिटी फीचर्स को बेहतर बनाने की आप समझते हैं ज़रूरत है नोटों में? देखिए, ज़रूरत तो है, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे ही कोई नया नोट आता है या फिर उसमें फीचर्स चेंज होते हैं, तो उसके बाद उसकी कॉपी भी बन जाती है। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, अगर बच्चों के जो खिलौने की दुकान होती है ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर एक जाली नोट होते हैं जो पूरी तरह से जो है लगता तो ऐसे ही है कि असली है, लेकिन उस पर ईद मुबारक लिखा होगा या कुछ ऐसा वर्ड लिखा होगा। तो इतनी मतलब बिल्कुल उसको इस तरह से कॉपी कर लेते हैं वो लोग। तो अब जाहिर सी बात है, अब वो 5000 का नोट हो या अगर 10 रुपये का नोट हो,
तो देखिए कॉपी करने वाले तो अपना काम कर रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। जाली नोट जो है वो बरसों में जितने भी दफ़ा चेंज हुए हैं या उससे पहले वाले थे, उसमें लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और उसको मार्केट में फैलाव होता रहा है, पकड़े भी जाते रहे हैं लोग। और आज भी ख़ास तौर पे 5,000 का और 1,000 का नोट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है इस वक्त शहर में। और इत्तेफाक की बात है, कल ही एक कहीं से पेमेंट मुझे मिली थी, तो उसमें एक 5,000 का नोट जो है वो जाली निकल आया। अब वो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो खैर वो दूध वाले को दिया, मैंने कहा यार इसका चेंज दे देना मुझे, तो उसने बताया कि भाई ये नोट सही नहीं है। फिर एक दो दुकानों पे और गया मैं, ये बताया अच्छा मैं भी सर छोड़ के मैं 30 तारीख कैसी रोड बोला, मैंने भी यूं ही देखा 30 तारीख पेमेंट कहाँ से आई है, कहीं आप भी बस वो तो नहीं हो मलेशियन वालों के रिप्रेजेंटेटिव? किराया आया था मुझे, अब वो आपने बोला ऐसे ना पेमेंट मिली है भाई, किराया बोले आप सादा जबान में, वो बेचारा किसी वजह से वो लेट हो गया था। अच्छा, अब मैं मैं 4 दुकानों पे घूम कर जो है उस नोट को जो है मैं परेशान हुआ, और उसके बाद फिर मैं उसको वापस लेके गया। मैंने बोला भाई ये क्या है इसका, फिर उसको मैंने वापस दिया। मैंने कहा भाई ये तो कहीं भी नहीं चल रहा, इसको आप चेंज करके दो। फिर उसने मुझे चेंज करके दिया, तो उसने भी मुझे यही कहा कि उसको भी जहाँ से मिला उसने कहीं से कोई ख़रीदारी की होगी, तो उसके बाद पैसे मिले होंगे या कुछ होगा मामला, तो उसका भी यही मामला था। तो इस वक्त तो ये सूरत हाल है, और ये तो चले ठीक है, छोटी सी बात है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि बैंक से अमाउंट जो आया है, बैंक से जो उनके पास जो गाड़ी आई है उसमें से एक या दो नोट जो है उनको ऐसे निकले हैं, और उसके बाद जब वो रिटर्न में वहाँ पर गए तो बैंक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हमारे पास जाली नोट होंगे। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। अब असल में देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ जो है पैसे का मामला ये हो गया है कि 5,000 रुपये अब 1,000 रुपये के बराबर हो गए। कोई भी छोटी सी आप ख़रीदारी करने के लिए घर की आप जाएंगे तो 5,000 रुपये उसमें खर्च हो जाएंगे आपके। तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है वो नोट ज़्यादा चल रहा है। जब ज़्यादा चल रहा है तो वो उसमें जो है 2 नंबर और जाली नोट आ रहे हैं। सही, ठीक। अच्छा, स्टेट बैंक की जो शरह सूद है वो भी बरकरार रखी गई है 22% इस मॉनेटरी पॉलिसी में, जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसको कह रहे हैं कि भाई आप कमी करें, तो वाकई 22% इज़ मोर देन इनफ। देखें इस वक्त हम रीजन में क्या बल्कि पूरी दुनिया में शरह सूद इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा है। और इस पे इसको जो सस्टेन किया हुआ तकरीबन 1 साल होने के करीब हो गया है कि इससे बल्कि ज़ायद हो गया होगा कि 22% पे जो है वो बरकरार है। अगर महंगाई की शरह की बात करें तो अभी जो आदादोशुमार आए थे थर्सडे को 43.4 जो है वो महंगाई की शरह, यानी कि अब 42-43% के ऊपर अगर आपकी महंगाई हो और वो कहते हैं कि महंगाई कम होगी उसके साथ ही आपकी जो है वो हम कम करेंगे शरह सूद, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ये टू द बुक चलने वाली बात है, जो बाय लॉज वो ऐसे चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की शरह आप कम करेंगे तो आगे इंडस्ट्री वाला आपको सस्ती चीज़ देगा। वो आपसे अगर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए लेके एक इंडस्ट्री लगाता है, कल हम उस पर यही बात कर रहे हैं, अगर 24% पे उसको कोई बैंक कर्जा दे रहा है तो साल महीने का उसको 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ बैंक को अदा करना है। सही। अब उसके बाद वो इंडस्ट्री चलाएगा कैसे? उसके बाद बिजली हमारी इतनी ज़्यादा है, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा हो चुका है, तो महंगाई कैसे कम होगी? तो स्टेट बैंक ने अगर मज़ीद इसको साथ ऐसे ही रखा तो ये इंडस्ट्री हमारी बैठ जाएगी। वाज़े तौर पे जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ वालों ने ये बात बोल दी, अगर शरह सूद में कमी नहीं की गई आने वाले दिनों में नई इंडस्ट्री लगनी बंद हो चुकी है और मज़ीद जो इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है उसका काम करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि 22% जब अगर इसका रेट है तो बैंक ने जिससे चीज़ें लेनी है उसने भी तो 1.5-2% रखना है, तो वो 24 से 25% पे चला जाएगा। तो इस 25% के ऊपर कैसे काम हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी सी लॉजिक है इसके ऊपर। अब वो स्टेट बैंक यूँ पाबंद हुआ है कि IMF कह रहा है कि जब तक आप महंगाई कम नहीं करें जब तक आप शरह सूद को जो है वो नहीं छेड़ सकते। ये कंप्लाइंसेस हमने लिख के IMF को दी। अब ये तो ये नई हुकूमत के लिए और नए बजट में आने वाली हुकूमत के लिए मजीद चैलेंजेस होंगे कि एक तरफ बातें तो अभी मंशूरों में ये कर रहे हैं अपने कि जी कमी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, 300% बिजली सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल और फलाना और बिल्कुल सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लेकिन ये आप अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो भाई कैसे होगा? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इस वक्त जो SMS सर्विस है वो खासी एक्टिव है, 8300 पर आप अपने जो
शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको मैसेज करें। अपने जो शनाख्ती कार्ड पर आपने सिम ली हुई है, ख़रीदी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट का इंदराज क्या है, आपका हल्का कहाँ है। पोलिंग स्टेशन वगैरह की डिटेल भी आ रही है मेरा साहब, उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब सारी डिटेल्स आ रही हैं, आपका हल्का कौन सा है, आपका वोट कहाँ पर है, मुकम्मल उसमें डिटेल्स आ रही हैं। और जाहिर सी बात है इलेक्शन में दिन कितने रह गए, क्योंकि पहले तो लोगों को ये एतबार ही नहीं आ रहा था कि इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो हमारी जो कैंपेनिंग भी बहुत देर से शुरू हुई है, जो एक्टिविटीज़ थी अभी बखल में लास्ट हम अगर पिछले हफ्ते बैठे हुए बात कर रहे थे ना कि कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, अब जाके एक्टिविटीज़ नज़र आनी शुरू हुई हैं और अब वो एक्टिविटीज़ के मामला तो फिर वो जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें भी इजाफा होना शुरू हुआ है। तो बहरहाल अब तो लोगों को इतना तो यकीन आ गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ देखें वाक़या पे शायद आज़माबाद में फायरिंग हुई है, अब उसमें एक शख्स उसमें जहाँ बहक भी हुआ है। तो अब थोड़े से झगड़े और ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं, पुलिस भी एक्टिव हो रही है। अब कोशिश यही है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि ये जो दिन हैं जो कि बहुत कम रह गए हैं, इलेक्शन के करीब करीब हैं, तो इसमें एक तो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बिल्कुल तो इसमें भी कंट्रोल करें। जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र रखना वो भी बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए। और पोलिंग स्टेशंस के हवाले से आपने जो बात की, अब SMS सर्विस जो आई है उसमें एक तो बड़ी आसानी हो गई है, सबको ये SMS आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए होंगे। तो इसमें हमें कम से कम इतना तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ जी हमारा हल्का कौन सा है, हमारा वोट कहाँ पर है। कुछ आसानियाँ हमारे लिए इसमें पैदा हो रही हैं और ये अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, इतनी मालूमात तो इंसान को होनी चाहिए। लेकिन यह है कि सबका यही एक सवाल है कि ये इलेक्शन फेयर होंगे या ये सवाल तो बहुत ही बड़ा सवाल है, इसमें तो बड़ा कितने भी घंटों डिस्कशन कर लें, लेकिन वो जो है ना बड़ा लोग इससे परेशान भी होते हैं, क्योंकि रातों रात अक्सर हम देखते हैं कि ये शिकायतें भी सामने आती हैं। हम देखते रहे ये इलेक्शंस के अंदर कोई नई सर्विस थोड़ी है, तो काफ़ी अरसे से बहाल हो गई कि रातों रात पोलिंग स्कीम चेंज हो गई, पोलिंग बूथ चेंज हो गए, पोलिंग स्टेशन चेंज हो गया। लोग इलेक्शन वाले दिन देखें सियासी जो कारकुनान होते हैं यानी ये सियासी जमात के जो लोग हैं वो बड़े एक्टिवली काम करते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ हमारा वोट बैंक है, वहाँ पोलिंग स्लो कराने के लिए लोगों को मिसगाइड भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको बचना है, बिल्कुल होशियार होकर अपने वोट को ढूंढना है कहाँ पे डलना है। तो ये एक सर्विस होती है, लेकिन अक्सर हमने यही देखा है कि इस सर्विस पे लोग जाते हैं उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो वो बोलते हैं आपका यहाँ नहीं है, थोड़ा उस तरफ चले जाएं। इस तरह आपको हज़ारों करोड़ों लोग जो है उस दिन हम कैमरा लेके जब निकलते हैं तो हमें मिलते हैं कि भाई हमें समझाया, पता ही नहीं चल रहा हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, पोलिंग बूथ के उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है, क्योंकि वहाँ पे जो बैठी हुई सियासी जमातों के पोलिंग जो बाहर बूथ्स लगे होते हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं। कैसे ढूंढेंगे फिर? कोई लिस्टें वगैरह लगी होती हैं उसके अलावा? आप 1 से 2 या 2 से 3 जगह पे ज़रूर जाएं और उसको कंफर्म करें अपने सामने। उनके पास लिस्ट होती है, SMS वो डिजिटल आपको बता दें और फिर आप अंदर जाएं, लाइनों में लगें और वहाँ पे आपका नाम आए मिले तो वो आप प्रॉपर जब आपके पास SMS आ जाए तो आपको लगे कि ये वहाँ जाके उसको कंफर्मेशन ज़रूर कराएं, सीधा उस पर ना चले जाएं, ताकि आपकी जो इतनी बड़ी प्रैक्टिस हो लाइंस में लगने से आप बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करना है, थोड़ी मेहनत होगी लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, तो सियासी बैनर्स लगाने के लिए कितने मुकदमात दर्ज किए गए, ये सवाल उठाया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। हम इलेक्शन की गहमा गहमी की बात कर रहे थे और हमने कहा कि रौनक नज़र नहीं आ रही थी। जब रौनक नज़र आना शुरू हुई तो ये फैसला आया है कि जनाब सिंध हाई कोर्ट कहती है कि जो पैनाफ्लेक्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बोर्ड्स हैं, तमाम झंडे वगैरह को हटाया जाए अहम शाहराहों से भी और ये नहीं लगाने चाहिए। तो अब ये जो सियासी इश्तिहारात अभी इलेक्शन में की गहमा गहमी में अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे कैंपेन्स होंगी, कैसे जो है ना वो इलेक्शन होंगे? देखिए, अगर इलेक्शन के हवाले से बात है तो वो एक डिफरेंट मामला है, लेकिन इसमें कुछ मिला जुला सा रुझान है। जो फैसला आया है इसमें होर्डिंग्स के हवाले से जो आया, क्योंकि इससे पहले पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एकदम से सारे होर्डिंग्स हटा दिए गए। शहर फैसल से भी, मरकज़ी शाहराएँ जितनी भी थी शहर की, वहाँ से हटा दिए गए। उसके बाद फिर दोबारा से वो लगना शुरू हो गए। अब उसमें होता यह है कि जब पाबंदी एक दफ़ा लग जाती है, कोर्ट ने आपको पाबंद कर दिया कि भाई आप उसको नहीं लगा सकते, जी जी, तो उसके बाद हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है ताकतवर माफियाज तो हैं, जैसे कि अयाज ने भी कहा, वो माफियाज हरकत में आए, सिस्टम हरकत में आया। उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि वो जितने भी पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस थे और अतराफ में जो वॉल्स थी उन सबको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो ये उस पर भी फैसला है। अब उसके साथ साथ इलेक्शन की गहमा गहमी भी चल रही है, तो जाहिर सी बात है वो तो किराया नहीं देते,
दूसरे लोग तो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो अपने जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है सियासी जो पार्टियां हैं वो अपने इलेक्शन के हवाले से लगा रही होती हैं, तो ये कुछ मिला जुला सा फैसला है। उसमें ये सियासी पार्टी के बैनर्स भी आ गए हैं और वो होर्डिंग्स भी आ गए हैं, तो दोनों चीजें वैसे अभी तक कुछ हटा हुआ नहीं दिखा हमें शहर में, वैसे का वैसे ही दिखा है ना कुछ हटे। कल जो ये फैसला आ रहा था या कल जो रिमार्क्स आए हैं सामने, उसके अंदर था कि आप सियासी सरगर्मियों के लिए जो सरकारी अमलाक की जो जगहें हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रिमार्क्स थे। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया वो बात ये थी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं लेके आ रहे, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ, सिटी गवर्नमेंट है या केएमसी है या सीडी जो भी दूसरे इदारे हैं, वो क्यों नहीं लाके दिखा रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेश नहीं है, जिसके ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया था जो जस्टिस साहब थे। तो उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट सामने ला के दें, उन्होंने फिर टाइम मांग लिया, यानी कि ये एक लंबा केस चल रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये, लेकिन इसके दौरान अब ये इलेक्शंस भी आ गए तो वो भी इसके उसमें आ गए। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, सिस्टमैटिक वे में अगर चलने की बात की जाए तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है कि आप कैसे जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अब कल मेरा जाना हुआ वहाँ पर अलकरम स्क्वायर, जो कि पैराफ्लैग्स होर्डिंग्स और ये स्टीमर्स उनकी बनाने की सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, पूरे सिंध के लिए भी वहीं पे छपाई होती है, या बलूचिस्तान के भी वहाँ हमने देखा कैंडिडेट्स की छपाई। तो लोग हमसे ये शिकवा करते नज़र आए कि इससे ज़्यादा काम हमने बल्दियाती इलेक्शंस में किया। हम इसका 5 साल जहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के होने वाले इलेक्शंस हैं, और वो बहुत से लोग ऐसे ही बैठे हुए कह रहे हैं मेरे पास स्क्रीन प्रिंटिंग के जो वो आपके बैनर्स होते हैं या झंडे बनते हैं, वो कह रहा है मेरे पास 100-200 का ऑर्डर आता है, उसके बाद मैं फिर फारिग बैठा रहता हूँ। तो और जो वो कह रहे हैं हमारा काम जो है वो पैनाफ्लेक्स ने ले लिया। जो हाथ से लिखने वाले बड़े ढूंढने के बाद एक मुझे बाबा जी मिले, कह रहे भाई बेटा हमारा तो काम ही खत्म हो गया, हमारी जगह जो है वो जिद्दत ने ले ली, पैनाफ्लेक्स लोग छपवाते हैं हाथ से बैनर, अब कोई लिखवाता नहीं है। तो एक तो ये वजह बनती जा रही है कि जिद्दत आती जा रही है, तो बेरोजगारी यूं भी बढ़ गई। नहीं, लेकिन वही वाली बात है, विद द टाइम यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ, आपको चलना है। अब ये थोड़ी है कि इस दौर में 200 पैनाफ्लेक्स बनाना आसान है कि 200 बैनर्स पे बैठ के हाथ से लिखवाना आसान है। वो जो बाबा जी है वो उनके पास तो नहीं है, वसाइल की भी तो कमी है ना। अब जिद्दत जहाँ जिसको लानी है उसके साथ वसाइल भी उसको चाहिए। तो अब वो जो पैनाफ्लेक्स वाले हैं वो खुद रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन में हमने इससे ज़्यादा काम किया, यहाँ तो काम ही नहीं है, दिन रात की मशीनें चलती थी, संडे को भी काम करते थे, काम ही नहीं है। जैसा असल मसला वही ना, अनसर्टेनिटी इतनी थी, जो भी बात कर रहे हैं ना, पता ही नहीं था कि भाई इलेक्शंस है नहीं। अभी भी आप बड़े होर्डिंग्स के ऊपर भी ये मामला जो आ गया, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए। शारा फैसल पे आपको बड़ी होर्डिंग्स इतनी ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रही सिवाय एक जमात के। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला भी है, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो है फैसले ले चुका है, और कई दफ़ा जो है इनको वार्न किया गया। लेकिन हमने यही देखा कि जब फैसला होता है उसके एक आध हफ्ते तक तो तकरीबन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से बिल्कुल वो काम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी शामिल होती है और लोकल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होती है, उन सबकी परमिशंस होती हैं, तब जाके ये बोर्ड लगते हैं। तो इसमें बहुत बड़े करप्शन के स्कैंडल्स कई मरतबा पहले सामने आ चुके हैं। फिर कोर्ट में आता है मामला, फिर दब जाता है, फिर आगे चल पड़ता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कराची शहर का। अब जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट करने वालों को अपना काम भी तो करना ही है ना। तो हाँ, ये बात अच्छी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के दरमियान और प्राइवेट कंपनीज के दरमियान, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने लाना चाहिए, ताकि अदालत को भी पता चले कि भाई कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ इससे। बस ये पता नहीं चल पाता हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। असल मसला यही है कि हमारे यहाँ, अच्छा ये जो चीज़ें, वो वाली बात भी है कि कैटेगोरिकली ये पहले से चल रहा है, तो ये बीच में इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन ये इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से अगर इसको सीरियसली लेते हैं और ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। चैनलाइज भी हो जाएगा सिस्टमैटिक वे में तमाम चीज़ें, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड भी, और शहर की ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। अब आप खुद देखें ना, आपके मोबाइल पे कितने एड्स आते हैं। लोग ये सिलसिला आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है कि ये और नहीं, लेकिन पता है वो जो गली मोहल्लों की रौनक है वो रहेगा। हाँ, जब आप सिग्नल पे रुके हुए हो और अचानक आप वो सामने देखें, हाँ भाई यार ये मल्टीफॉर्म का जो है इश्तिहार जो है या कोई भी XYZ है, फ्री में जो है ना कर गए महराज भाई जो है ना, ये वो यही से तो नहीं लाए थे। वो क्या कहे थे उन्होंने, पेमेंट आई थी भाई, आप J डॉट नहीं कर सकते थे, J डॉट का नाम ले सकते थे। बहरहाल थैंक यू सो मच J डॉट फॉर द ड्रेस कर्टेसी। तो यहाँ हम रोजाना ड्रेसेस ले रहे होते हैं, लेकिन मैं तो कभी पेमेंट और इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। ये काम महराज भाई की तवज्जुह से हो गया है आज। तो थैंक यू महराज भाई फॉर कमिंग इन द शो, और याद दिलाने के लिए भी कि उनको भी थैंक्स कर दें। और थैंक यू अयाज, आप आए हमारे साथ शो में, और हम यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब अब हम बात करेंगे, कल जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, जावेद इकबाल साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो हमने आपको बताया था कि बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मैराथन रेस हुई कराची में और बड़ा अच्छा लोगों का फीडबैक मिला, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो उसकी जो विनर है हमारे साथ आज मौजूद हैं महानूर फातिमा। वेलकम टू द शो महानूर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तो महानूर ये बताएं, कल बड़ी तारीफ़ें हुई कि महानूर ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की हुई थी और महानूर जीत गई, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी और जीत भी गई और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत मिली। और कल से अभी तक मतलब कि बजे जा रहा है, फ़ोन बजे जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा किस किस की कॉल्स आ रही हैं। वही बात है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन सबको ऐसा दिखता है कि जीत गए, प्राइज़ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है महानूर, कोई ऐसा गोल अचीव करना हो? कितना लंबा जो है वो फासला था, कितनी देर में तय किया, कहाँ से कहाँ तक रास्ता था, रूट था, बताइए कुछ। मैराथन थी 42.2 किलोमीटर्स और मैंने की है 4 आवर 36 मिनट्स में। ओह माय गॉड। सो बहुत लंबा रास्ता था, मतलब कि इतना कि जाते जा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा। और असली जो मतलब आपका इम्तिहान शुरू होता है ना, वो 30 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि 30 किलोमीटर के बाद आपकी बॉडी बहुत पंप हो जाती है, बॉडी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है, पाँव नहीं उठ पाते, लेकिन वो आपकी विल पावर पे होता है, जो कि कोच ने बहुत मोटिवेट किया उसी टाइम, मतलब चलो कर सकती हो। जब 30 हो गया तो 10-12 किलोमीटर रह के भी हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव इट। तो कोच साथ होते? कोच साथ होते हैं, लेकिन उनको जो साइड वाला रोड होता है जो खाली होता है उसके ऊपर उनको आने की इजाज़त होती है। जो मैराथन वाला रोड होता है उस पर नहीं उनको अलाउड होता। सही, तो वो भी वॉक कर रहे होते हैं या जो है ना कोई व्हीकल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं साथ साथ? हाँ बिल्कुल, ऐसे उस वक्त मोटिवेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। तो कितनी देर ट्रेनिंग करते हो, कहाँ ट्रेन करते हो आप, किस तरह से आप प्रैक्टिस करती हैं? मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर में ट्रेनिंग करती हूँ, एनसीसी में, और क्या कहते हैं सिंध ट्रैक एंड फील्ड क्लब है मेरा। शहबाज अहमद मेरे कोच हैं और सर अब्दुल्ला चांडियो, ये मेरे कोचेज़ हैं। और यहाँ मैं 3 घंटे तकरीबन ट्रेनिंग करती हूँ शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। सही। और क्या कहते हैं बाकी ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं, एक ही ग्राउंड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जहाँ पे ट्रैक बना हुआ है एथलीट्स के लिए। तो मैं ये मतलब चाहती हूँ कि एक और ट्रैक होना चाहिए जहाँ पे एथलीट्स ट्रेनिंग करें, क्योंकि वो पूरे कराची में एक ही ग्राउंड है ना। तो और ग्राउंड भी ऐसा कि मतलब अब जैसे मेरे जैसे प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, मेडल भी लिए हुए हैं पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन ये है कि सपोर्ट नहीं करता है कोई ना वहाँ पे। जैसे इमरान यूसुफ साहब हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो तो मतलब कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं गेट पे कि आप रोक दें, जो भी आए रोक दें, मेंबरशिप करवानी लाजमी है। तो इनको हिदायत दे कोई कि प्लीज़ आप प्लेयर्स के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि प्लेयर्स को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे। आप लोग सपोर्ट करते नहीं और ऊपर से जो चीज़ है उसको भी यूज़ करने से मना कर रहे हैं, तो ऐसे जो टैलेंट है वो नहीं आ पाता है ना आगे। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे ही इतने मुश्किल हालात हैं, लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान या एथलेटिक्स वगैरह की तरफ कम है, खेलना चाहते हैं लेकिन वही वाली बात कि एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उसकी वजह से। बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि एथलेटिक को क्यों सपोर्ट नहीं करते। हालांकि एथलेटिक बहुत ज़्यादा मेहनत का गेम है जो कि सबको दिखता भी है, और ये लोग एथलेटिक्स को इतना सपोर्ट नहीं करते जो कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैंने इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि इनको हिदायत दी जाए, इनको कहा जाए कि ये अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें ताकि जो टैलेंट है वो आए। एथलीट्स छोड़ देते हैं इसी वजह से, जब उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना तो वो छोड़ देते हैं, और काफ़ी अच्छे फुटेजेस भी स्क्रीन पर चल रही हैं। तो ये जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंची तो महानूर क्या फीलिंग थी उस वक्त? बहुत अच्छी फीलिंग। फिनिशिंग लाइन से थोड़ा पहले ही 400 मीटर 200 मीटर पहले ही मैं आई एम जस्ट लाइक कि मैंने फिनिश किया, और मुझे यकीन नहीं आ पा रहा अपने आप पे कि मैं फिनिश कर रही हूँ फर्स्ट पे। और वो जब अनाउंस कर रहे थे कि महानूर फिनिश कर रही है फर्स्ट पे, तो आई वॉज लाइक ड्रीम है मेरा कोई, और वो मैं ड्रीम में घूम रही हूँ, लेकिन इन रियलिटी आई अचीव इट। वेरी नाइस। कितने अरसे की स्ट्रगल होती है कोई भी अचीवमेंट करने के लिए, और आपके जो मज़ीद एथलेटिक्स में और कहीं आपने पार्टिसिपेट किया या आपका पहला मौका था? नहीं, मैं पहले 3 नेशनल्स खेल चुकी हूँ, 2 चैम्पियनशिप खेल चुकी हूँ और 1 नेशनल गेम्स खेल चुकी हूँ। तो नेशनल गेम्स में मेरा रेस वॉक 10 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल था पाकिस्तान में, और लास्ट टाइम मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें मैं 10,000 मीटर में टॉप 6 में रही थी। तो मैं इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पिछले 2 साल से मैं तकरीबन ट्रेनिंग कर रही हूँ अपने क्लब में ही। तो जैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स और कोचेज़ की सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पर हूँ। या जितनी मैंने आज तक रेसेस खेली हैं या जीता है वो मेरे कोचेज़ और पेरेंट्स की वजह से।
इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको घर से ग्राउंड भेजते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो आपको बनाता है वो आपका कोच होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं वो भी एथलीट रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान जो फुटबॉल है उसमें भी फर्स्ट वुमेन कोच के तौर पे भी जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह दी, तो मैं बहुत क्लोजली मैंने एथलेटिक्स की लाइव देखी और चीज़ें देखी, तो वाकई आपको उस वक्त जो है ना वो जब आप थक रहे होते हैं चीज़ें होते हैं, तो ग्राउंड में आपकी फैमिली हो या कोच हो तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि या आपके फ्रेंड्स हो, इवन को एथलीट्स आपको कभी इतना बकअप कर रहे होते हैं, तो यू कैन जस्ट डू इट कि हाँ यार मैं अब कर सकती हूँ। आप हार रहे होते हैं, थक रहे होते हैं, एकदम आप अपना मोराल लूज़ कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है। आई कैन टोटली रिलेट। तो ये भी बताएं महानूर कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे ये करना है? स्कूल में खेलती थी, कॉलेज में, या किस तरह से जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मैं बहुत बिगनिंग लेवल से नहीं कर रही हूँ, मतलब चाइल्ड लेवल से अपने स्पोर्ट्स नहीं कर रही हूँ। मैं जब कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स होता था, मतलब एक स्पोर्ट्स एरिया बना हुआ था जहाँ पे गर्ल्स ट्रेनिंग करती थी। वॉलीबॉल से स्टार्ट किया था, तो बड़ा शौक था उस टाइम पे, नया नया शौक था। फैमिली को बोला कि मैंने स्पोर्ट्स करना है, वहाँ पे कॉलेज में है, तो मैंने स्टार्टिंग वहाँ से किया। तो जो मेरे कोच हैं 20 टाइम पे, सर शहबाज, वो वहाँ पर हमारे कोच थे एथलेटिक्स के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकती हो, आप ग्राउंड आया करो शाम को, मैं आपको ट्रेन करूँगा। तो मैंने वहाँ से ग्राउंड जाना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग स्टार्ट की अपनी, और फिर क्या कहते हैं, बहुत मेहनत लगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। 2 टाइम ट्रेनिंग करती थी स्टार्टिंग लेवल पे, मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करती थी, इवनिंग में भी ट्रेनिंग करती थी। घर डिस्टर्ब किया, घर वालों के, मतलब पहले घर वाले बोलते हैं ना कि मतलब कि नहीं ये नहीं, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा जो करना चाहती हो करो करो, और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो उस चीज़ से मैंने अपने आप को मनवाया। अच्छा, फोकस जो है वो खाली मैराथन के ऊपर है या दीगर एथलेटिक्स में भी आप हिस्सा लेते हो? नहीं, मैं दीगर जो गेम्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो भी खेल चुकी हूँ, और बाकी मैंने आपको बताया जैसे कि 3 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। नहीं गेम्स नहीं, मेरे मुराद ये है कि जैसे सिर्फ मैराथन में पार्टिसिपेट करते हो या स्प्रिंट रेस में भी आप लेते हो, 400 मीटर्स में भी पार्टिसिपेट करते हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, काफ़ी सारे जो है ना एथलेटिक्स के पार्ट। बेसिकली मैं लॉन्ग रनर हूँ, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, और ये फर्स्ट टाइम मैंने मैराथन किए, तो अब ये मैराथन भी, तो ये 3 मेरे इवेंट्स हो गए। तो यही करती हूँ, मैं लॉन्ग रनर हूँ। जो स्प्रिंटर्स होते हैं ये अलग कैटेगरी में होते हैं ना, मैं ट्रेनिंग भी लॉन्ग रनिंग की करती हूँ और मैं इवेंट भी लॉन्ग रनिंग की। अच्छा, क्या चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर द लॉन्ग रनिंग? एक तो स्टैमिना यकीनन बिल्कुल चाहिए, और क्या चीज़ आपको डेवलप करना है, किस चीज़ों की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एक तो आपकी डाइट, एक रेस्ट और एक ट्रेनिंग। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ 2% या 1% भी मिसिंग होगा तो आप अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं कर पाओगे, मतलब आप ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाओगे, मतलब आपका रेस्ट नहीं होगा तो आप ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। कितने घंटे सोना पड़ता है? तकरीबन 8 घंटे तो मस्ट नींद, लेकिन एक एथलीट बीइंग एथलीट मैंने जो अपने ऊपर मतलब अपने आप को देखा है, तो मैं 10 से 10.5 घंटे की नींद लेती हूँ तो मैं फ्रेश हो पाती हूँ, क्योंकि हम ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करते हैं, 3 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, और इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक थोड़ी अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है। जो जितनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं उतनी ही एनर्जी हमें गेन भी करनी पड़ती है। तो किस तरह की डाइट लेती हैं आप फिर? मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें लेती हूँ, जैसे कि बॉयल आलू हो गए, बॉयल एग हो गए, शकरकंदी है, और इसी तरह की चीज़ें, और ज़्यादातर हम ORS का यूज़ करते हैं, मतलब और नेचुरल चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो नेचुरल है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़। वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ज़्यादा चल रहे होते हैं, ज़्यादा आप जो है स्टैमिना भी आपको चाहिए, फिर गर्मी भी होती है, ऑलरेडी हीट अप हो जाती है, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं और उसको किस तरह से जो है ना वो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मैराथन? ड्यूरिंग मैराथन ये होता है कि अगर आपने मतलब जैसे अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है एक साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा पी लोगे तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, वो पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए आप पानी पियो, लेकिन जैसे 3-4 किलोमीटर के बाद आपने एक सिप ले लिया, बस जैसे आपका हलक थोड़ा बहुत खुशक हो रहा है, थोड़ा सा गीला हो गया, एक एक सिप ले लो आप 2 से 3 किलोमीटर के बाद, हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद सिर्फ एक सिप, वो भी इतना कि सिर्फ आपके गले में वो जाके लगे, अंदर नहीं जाए इतना ना, वरना आप नहीं कर पाओगे पूरी। और कौन कौन आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो कहाँ कहाँ से आए थे? क्या टफ कंपटीशन था या इजी था? कंपटीशन टफ था, क्योंकि 3 ही लड़कियों ने मैराथन फिनिश किए मेरे ख्याल से, और दूसरी और तीसरी वाली शायद लाहौर। लोग तो बहुत सारे थे, लोग पूरे तो पाकिस्तान से आए थे, बहुत लोग बहुत पूरे पाकिस्तान से आए थे, राइट, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान से बाहर से भी आए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मैराथन थी। बिल्कुल ऐसे। तो कंपटीशन तो हमेशा होता है, बस अपने आप को मनवाना चाहिए, और मैंने मनवाया है अपने आप को, और कंपटीशन था, बहुत जोर लगा, बहुत मेहनत लगी है। इनफैक्ट मेरी बॉडी अभी तक रिकवरी में नहीं आई है, स्टिफ है बहुत ज़्यादा,
और स्टेयर्स चढ़ना ही मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे भी 2 से 3 हफ्ते का रेस्ट चाहिए उसके बाद। और यही था कि पहले बहुत डर लग रहा था, और क्या कहते हैं, यही कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, बहुत पैनिक थी। तो वही सोच रही थी कि एक बार रेस स्टार्ट हो जाए तो ये सारा डर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। व्हाट आर द नेक्स्ट गोल्स नाउ? ना अब मैं जो मेरे गोल्स हैं वो ये, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एक अच्छे लेवल पे, और इंशाल्लाह मैं करूँगी भी, लेकिन बस दुआएं चाहिए, दुआएं अल्लाह ताला कामयाब बिल्कुल आप करोगे। ओवरऑल फैमिली का, फ्रेंड्स का जो क्लोज सर्कल है, सोशल मीडिया पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है महानूर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। लाइक मैं जब घर गई हूँ ना, तो मैंने जब मतलब मेरे घर वाले बहुत दुआ कर रहे थे, मेरी मम्मा दुआ कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कॉल पे कोई गया नहीं था इस बार मेरे साथ ना, वरना मेरे फादर जाते हैं, वो अभी आउट ऑफ कराची हैं। तो मैं जब घर आई हूँ ना, लाइक तो मम्मा को मैंने बताया, मम्मा कह रही क्या बना, तो मैंने बताया मम्मा फर्स्ट, मम्मा कह रही वाकई मतलब लाइक ऐसे। तो उसके बाद जो मैंने स्टेटस वगैरह लगाया जाकर, तो सारी मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, और सब बहुत ज़्यादा दिल से खुश थे, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब सब। कैश प्राइस भी बड़ा ज़बरदस्त मिला आपको, कितने जो है वो रुपीज़ मिले? मैं तो जानती हूँ लेकिन ऑडियंस नहीं जानते, बताएं। और अब उसका क्या करना है, क्या सोच है? 5 लाख मिले हैं, तो अभी आए नहीं है, मतलब आ जाएंगे इंशाल्लाह, 2 से 3 महीने बोले उन्होंने, तो अब वो आ जाएं। सेविंग्स करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह यही सब करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि हम दीगर गेम्स में देख रहे होते हैं कि हमें लाखों रुपए जो है वो एक एक प्लेयर को मिल रहे होते हैं, लगाए जा रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी, और उनको पर मैच, अगर आप क्रिकेट के मैचेस की बात करें तो पर प्लेयर आपको कितना जो है ना वो उसका मुआवजा मिल रहा होता है। तो लेकिन हर स्पोर्ट्स में ज़रूरत है हमारी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मॉर्निंग शो में चीज़ें देख के कि इतना टैलेंट आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है। स्क्वॉश प्लेयर्स आते हैं, बैडमिंटन, टेनिस प्लेयर्स आते हैं, और जो है हमारी यहाँ मार्शल आर्ट्स करने वाले आए। सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, रिकग्निशन भी उनको मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट अगर और मिल जाए और मौके मिल जाए तो और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, और ज़्यादा बेहतरी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर आ सकती है। महानूर, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप प्लेयर्स को सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि जैसे अब मैं प्लेयर हूँ, बीइंग मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली और कोचेस मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन जो प्लेयर्स चले जाते हैं छोड़ के, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पास सपोर्ट नहीं होता। लाइक अगर हमारा ग्राउंड ही देख लें आप, यहाँ पर बच्चों को रोक दिया जाता है कि आप नहीं आए, मेंबरशिप करवाएं। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो फिर वापस ही चले जाएंगे, जब वो कहेंगे कि हमारी फैमिली को हमसे कोई फ़ायदा नहीं है और हमें करने नहीं दिया जा रहा, तो वो क्यों किसी का कुछ करेंगे, वो तो चले जाते हैं। लेकिन वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप लोग ज़्यादातर ऐसा करेंगे, बहुत सपोर्ट करें, और मैं कहती हूँ कि एथलेटिक को ज़्यादा सपोर्ट करें। जहाँ तक जब से मैं गेम में आई हूँ, मैंने अभी तक देखा है एथलेटिक्स को कोई सपोर्ट नहीं करता, और हालांकि ये बहुत मुश्किल गेम है, बहुत ज़्यादा इंसान ख़त्म हो जाता है इस चीज़। आप ये देख रहे हैं इंटरनेशनली भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए इसकी वजह से। ओलंपिक्स में हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम जा ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं है। बच्चे आना भी चाहें कॉलेजेस में, मैं देखती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर थी, तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह को मैंने खासा क्लोजली देखा। नेशनल गेम्स, पाकिस्तान गेम्स में उन लोग पार्टिसिपेट करते थे, जाते थे आउट ऑफ द सिटी, तो भी और गेम्स होते थे। तो खेलना चाहती हैं लड़कियां लड़के, लेकिन इस वजह से रह जाते हैं पीछे। बस इसलिए आप सपोर्ट करेंगे, आप खुद देखें पाकिस्तान एक बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा आपको और नाम रोशन करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो आप भी अपने गोल्स अचीव करो महानूर, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप रेस्ट करो, और जो है आगे आने वाले गेम्स के लिए अच्छी तैयारी ज़रूर है, मुमकिन है। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक तो नाश्ता कैसा हो, नाश्ता हेल्दी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पे आपको ऐड करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब, जैसे पहले मैंने ब्रेक पर आपको कहा था कि ये नाश्ता हेल्दी होना और अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसा नाश्ता आप कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, राहिमा शेख। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राहिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, एक हेल्दी और फिट नाश्ता होना, क्योंकि अब ये जो स्टार्ट ऑफ द डे होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं नाश्ते स्किप कर देते हैं, और जबकि डॉक्टर्स और हमेशा हम देखते हैं न्यूट्रिशनिस्ट इसी बात पे फोकस कर रहे होते हैं कि नाश्ता हेल्दी और अच्छा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ब्रेकफास्ट जो है ना आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है,
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द डे। आपने नोटिस किया होगा कि किसी दिन अगर आप नाश्ता स्किप कर दें और बाकी 2 मील्स या 3 मील्स आपने दिन के अपने लिए हैं और नाश्ता स्किप किया हुआ है, लेकिन वो एनर्जी आप मिस करेंगी जो बाकी डेज़ में आप नाश्ता करने के बाद आपकी पूरी दिन में होती है। नाश्ता आपके पास इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो सुन्नत है सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हम नाश्ते में लेते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी थ्रू आउट द नाइट जो है ना वो उसके लिए एक क्रेव कर रही होती है एक न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जैसे ही पहला मील हमारी बॉडी में जाता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि अगर हम हैवी नाश्ता करेंगे तो शायद हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक हेल्दी और हैवी को अगर हम हेल्दी से कर दें, ऑल्टरनेटिव उसका हम हेल्दी कर दें, हेल्दी नाश्ते से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो है वो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी जो कैलोरीज़ है ना वो आपकी बॉडी में उतनी ही एब्जॉर्ब होंगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और बाकी जो है ना आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर जाएंगी। लेकिन अब हमारे पास लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो पराठे हैं या जो हम पंजाब साइड पे नाश्ता देखते हैं कि छोले नान और इस तरह का जो नाश्ता है हम उसको कंसिडर करते हैं कि बहुत अनहेल्दी नाश्ता है। अगर हम उसको एक पोर्शन में लेते हैं, अगर हम उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, कंट्रोल्ड साइज़ में लेते हैं, तो बहुत हेल्दी नाश्ता कंसिडर कर सकते हैं आप। क्योंकि सुबह अगर आप उनके नाश्ते में देखें तो कार्ब्स भी हैं, उनके नाश्ते में प्रोटीन्स भी हैं, उनके नाश्ते में आप फैट भी देख रहे हैं, उनके नाश्ते में आपको डेयरी की सोर्स जो लस्सी दूध या किसी और थ्रू वो ले रहे हैं उनको वो भी मिल रही है, दही के थ्रू भी मिल रही है। तो उनका जो नाश्ता है वो बहुत प्रॉपर पावर पैक नाश्ता है। अगर हम कराची वाले हिस्से में आ जाते हैं या जो है वो इस्लामाबाद के हिस्से में चले आते हैं तो हम लोग ब्रेड लेते हैं जो कि वाइट ब्रेड होती है यूजुअली, और हम एक अंडा ले लेते हैं, उसको भी हम इतना फ्राई कर लेते हैं कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो अंडे के उसके तेल के साथ ही निकल जाते हैं, क्यों जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो तो उसके साथ चले जाते हैं, और अल्लाह ताला ने अंडे में सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं। आपको उसमें जो है वो प्रोटीन भी मिल जाता है, आपको उसमें फ़ैट भी मिल जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला है कि आप आधे से ज़्यादा बच्चों को देखें वो जर्दी नहीं खाते, इसलिए उनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा। आप देखें जो छोटे बच्चे हैं, इवन जो यंग गर्ल्स हैं, वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं या कोई एक्टिविटी कर रही होती है तो उनके घुटनों से उनके टखनों से आवाज़ आ रही होती है चटकने की, या डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन होती हैं उनमें तो वैसी कैल्शियम और जो विटामिन डी होते हैं बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी बच्चे की जो उस पूरा एक प्रेगनेंसी का जो एक पीरियड होता है उसमें उसकी बोन्स सारी बच्चे की माँ की कैल्शियम से बन रही होती है। तो डिलीवरी के बाद औरतें ज़्यादातर बच्चे के अंदर इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि उनके पास नाश्ते का टाइम ही नहीं होता। अगर वो दूध, अंडा और कुछ आलमंड्स रोज़ाना लें तो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, विटामिन डी की, वो कंप्लीट हो जाती है। और अब इस वक्त जो है वो बहुत फ़ख्र से जो है हमारे यहाँ बच्चे या हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो बोल देते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बगैर नाश्ते के स्कूल चला जाता है, कॉलेज चला जाता है, या जो है वो हस्बैंड हमारे बगैर नाश्ते के ऑफिस चले जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती कि शायद उन्हें लगता है कि हम अगर ये वाला पार्ट स्किप कर देंगे तो हम दुबले रहेंगे, हम पतले रहेंगे और हम फिट रहेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो अपना नाश्ता खाएं और अपने दिन के प्रॉपर 3 मील्स लें, बाकी 2 मील्स जिनको हम स्नैक मील्स बोलते हैं उनको स्किप कर दें, तो आपका वेट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर रहेगा, जो आपके BMI की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, नाश्ता स्किप करते हैं और फिर पूरे दिन में इतनी थकान हो जाती है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं अपने लंच के टाइम। जहाँ हमें 1 रोटी की रिक्वायरमेंट थी हम 2-2, 3-3 रोटियाँ खा लेते हैं, या हमें लगता है कि अब हमारी इससे 1 रोटी से भूख नहीं होगी तो हम बर्गर, पास्ता, टिक्का, इस तरह की चीज़ें यूजुअली जो ऑफिस में या कॉर्पोरेट लाइफ होती हैं उसमें इसी तरह के जो है हम लंच प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमें लगता है काम करने के बाद हमें बहुत थकन हो गई है तो हम शाम में कोई स्नैक ऐसा ले लेते हैं जो जूस या कोई इस तरह की कोई ड्रिंक्स होती हैं जो बहुत शुगर जिनमें ज़्यादा होती है, फ्राइज, समोसे, हम इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ी ही देर गुजरती है क्योंकि हमारा नाश्ता शाम का 7-8 बजे हो रहा होता है, तो हम रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं और फिर हम बिंज ईटिंग करते हैं, जो मूवीज़ वगैरह देखते हुए हम लोग खा रहे होते हैं। तो हम फिर बोलते हैं कि हमें सुबह भूख ही नहीं लगी, तो सुबह भूख लगना तो बिल्कुल नेचुरल है ना, कैसे लग सकती है, क्योंकि लेट नाइट आपने खाया था, आपकी बॉडी ने उस चीज़ को हजम ही नहीं किया क्योंकि आप सो गए। सोते वक्त आपकी बॉडी एक्टिविटी स्लो हो गई, चल तो रही थी पर स्लो हो गई, उस तरह से आपकी बॉडी ने काम नहीं किया। जब आपने सुबह उठे तो अभी भी वो चीज़ आपकी बॉडी को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवानी है, ब्लड में एब्जॉर्ब करवानी है। वो जब एब्जॉर्ब ही नहीं है तो आपको लगता ही नहीं कि भूख है, आप अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे स्किप कर देते हैं। एक कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं यमुना बीबी से मालूम करना था कि मैं जो है ना रात को खाने से पहले वॉक करता हूँ। अगर खाने से पहले वॉक करना बेहतर है या खाने के बाद अगर मैं वॉक करूँ तो बेहतर है, या अगर दिन में इसके अलावा टाइम मिलता है मुझे तो मैं दिन में बात कर सकता हूँ क्या? ठीक है, बताएं इनको। कह रहे मैं खाने से पहले वॉक कर लेता हूँ, तो मेरे लिए सूटेबल टाइम क्या है? मैं दिन में करूँ, रात में करूँ, खाने के बाद करूँ, रात के कब वॉक करना उनके लिए सूटेबल है? अच्छा, जब अगर ये वेट गेन करने के लिए करते हैं ऐसा, तो बेहतर है कि वॉक पहले खाने से करें। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि वेट लॉस हो तो खाने के 30 से 40 मिनट बाद वॉक करें। उसका रीज़न क्या है कि 30 से 40 मिनट बाद तक जो है ना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है चीज़ें। ऐसा तो नहीं आपने फ़ौरन खाया, फ़ौरन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उसको फंक्शन करने में टाइम लगेगा। 30 से 40 मिनट में आपकी जो कैलोरीज थी ना वो अब जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, जो एक्स्ट्रा थी वो आपके पास अभी रिजर्वोयर में मौजूद हैं। जब आपने वॉक स्टार्ट की तो वॉक आपने 40 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी आपका जितना स्टेमिना आपको इजाज़त देता है, तो वो जो रिजर्वोयर में सेफ थी, जो फैट के तौर पे जाके डिपॉजिट होने वाली थी आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी ने उसको फ्लश आउट कर दिया, आपकी बॉडी से निकाल दिया आप थ्रू स्वेटिंग या थ्रू बॉडी फ्लूइड्स उसको। तो बेहतर है अगर वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो वो खाने के बाद वॉक करें, और अगर वेट गेन के लिए कर रहे हैं तो पहले वॉक करें और फिर खाना खाएं, ताकि क्योंकि बॉडी आपकी एनर्जी में लो होगी तो जैसे ही आप खाएंगे फ़ौरन आपकी बॉडी में जाके लगेगा और वेट गेन होगा। सही, बिल्कुल ऐसे दिन में या रात में किसी भी टाइम कर सकते हैं, उनका ये भी सवाल था। ये डिपेंड करता है कि वो सबसे हैवी मील किस पार्ट ऑफ द डे पे लेते हैं। अगर वो लंच में जो है वो हैवी मील लेते हैं तो फिर उसके बाद करें, और अगर डिनर में लेते हैं तो फिर उसके बाद करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रमशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप अच्छा नाश्ता करके आती हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता यहीं आके करती हूँ और बहुत अच्छा नाश्ता करती हूँ, क्योंकि अगर मेरा नाश्ता ना हो तो मुझे आप इतना हंसता मुस्कुराता नहीं देखेंगे, मेरा तो मूड ही अपसेट हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ कि नाश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए, और अगर आपके अगर दोपहर को ना भी खा सकें तो नाश्ता आपको शाम का नाश्ता मिल जाता है। अच्छा, मेरी बहन से मेरा सवाल ये है कि दूसरी बात में हमारे नाश्ते बड़ा अजीब बिगड़ चुके हैं। मतलब देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे ना अब वर्दी नहीं खाते और वर्दी निकाल के अंडे खाए जाते हैं। इसकी में ये सही है या गलत है? एक तो ये सवाल। दूसरी बात ये है कि जैसे हम जो बैलेंस नाश्ता है ना, जिसके अंदर आप वीक में अगर आप टाइम टेबल बनाएं जिसमें अंडा भी हो, जिसमें मक्खन भी हो, चीजें भी हो, और हम हमारे जो नाश्ते से जो है ना वो मक्खन निकल गया, मार्जिन आ गया, जबकि मार्जिन में बहुत सारी चीजें नहीं होती जो बच्चों की जरूरत होती। तो ये मॉडर्न नाश्ते में और देसी नाश्ते में क्या फर्क है? और आप इसकी टेबल इसका बताइए कि हम अगर एक हफ्ते का टेबल बना ले तो एंडिंग में आप जरूर समझाइएगा। ठीक है, जरूर, बिल्कुल याया के सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है नाश्ते की, और याया ने जाने से पहले खासे सवाल अच्छे किए और दोनों तीनों उनकी जो पॉइंट्स थे बहुत अहम थे। एक तो सबसे पहले ये कि उन्होंने कहा कि देसी वर्सेस मॉडर्न नाश्ता, जो कि आपने शुरू में बताया भी कि काफ़ी हद तक जो है ना अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल कर लें। अब पोर्शन कंट्रोल में क्या है, एक पराठा एक चपाती ले लें, कितना सालाना ले सकते हैं, कितने अंडे खा सकते हैं, क्या है? या फिर अगर आप मॉडर्न नाश्ते में जैसे ब्रेड वगैरह लेते हैं तो उसमें किस तरह को हमें जो है वो करना चाहिए? अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हमारी जो नानियाँ दादियाँ अगर वो हमारे घरों में मौजूद हैं तो वो रात की जो बासी रोटी है वो सुबह घी लगा के या जो है वो हल्की सी फ्राई करके चाय के साथ या किसी अंडे के साथ या रात के बचे हुए सालन के साथ खाते हैं। कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी हेल्थ अभी भी इतनी अच्छी क्यों है और हमारी इतनी ख़राब है, क्योंकि वो लोग इसी पैटर्न पे जो है वो जीते हुए आए। और जब आप देखते हैं कि बासी रोटी रात में आप जब रख देते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स बहुत बढ़ जाते हैं और वो आपके ब्रेन की नरिशमेंट के लिए बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन को प्रोटीन चाहिए, वो अमीनो एसिड्स बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी आपकी ब्रेन की जो है ना वो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम ये सोचते ही नहीं, हमारे बच्चे जो है वो इस चीज़ के आदी हैं कि अगर आप उनको नाश्ते में, अव्वल तो वो नाश्ता करना ही नहीं चाहते, और अगर आप उन्हें नाश्ते में कोई जौ का दलिया दे दें या उन्हें रात की रोटी दे दें वो नहीं खाएंगे कभी भी। वो तो खाना चाहते हैं ब्रेड, अंडा या वो चॉकलेट के जो सीरियल्स आ रहे होते हैं, पॉप्स आ रहे होते हैं, वो खाना चाहते हैं। उनको और कोई सीरियल समझ में भी नहीं आते। तो मॉडर्न नाश्ते में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा स्विच नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको कलरफुल सीरियल्स पे ले आएँ, उनको सागोदाना पे लेके आएँ
और उनके लिए आप अंडे की कोई सोर्स बनाएं। जैसे बच्चे नहीं खाना चाह रहा अंडा, अगर आपको लगता है वो डायरेक्टली नहीं ले रहा, तो आप बच्चे के लिए पैनकेक्स बना दें। ओट फ्लावर यूज़ कर लें, उसकी जगह पे आप रिफाइंड फ्लावर यूज़ करने की जगह ओट के साथ आप जो है वो एग्स को शामिल करके उसके लिए ओट के पैनकेक्स बनाएं, उसमें शहद डाल दें, कोई मैपल सिरप डालने के बजाय। तो एक तो आपके पास तीनों जो चीज़ें, जो सोर्सेज गई वो प्योरेस्ट सोर्स गई और हेल्दी वे में गई। जो ओट्स हैं वो अपने आप में इतना फैट कंटेन करते हैं कि आपको किसी और घी की, बटर की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फिर वो उन्होंने पूछा था कि अगर हम पूरा एक वीक का एक टाइम टेबल बनाएं, एक अपना पूरा पैटर्न बनाएं, तो आपके लिए हर वीक के हर डेज़ में आलमंड्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर के हमने बड़े लोगों से सुना है कि रोज़ाना सुबह 7 भीगे हुए बादाम खाने। तो 7 ज़रूरी नहीं है, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपेंसिव है ड्राई फ्रूट्स। आप आलमंड्स लें, रोज़ाना सोक्ड आलमंड्स खाएं। आप रोज़ाना अपने नाश्ते में एक डेयरी की सोर्स लाजमी शामिल करें। डेयरी की सोर्स वो लस्सी हो सकती है, दही हो सकता है, दूध हो सकता है, चीज़ हो सकती है। ठीक है। एक पोल्ट्री की सोर्स आप शामिल करें, जो कि आप एग्स हो सकते हैं। अब एग्स आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपने जो है वो एग को किसी मतलब ऑमलेट के तौर पे खाना है और उसके साथ आपको कोई ब्रेड चाहिए, तो कोशिश करें कि आप जो है घर की चपाती लें, या जो हम लाल आटे का पराठा होता है वो लें। अच्छा, आप साइज़ पराठे के बहुत वेरी करते हैं, घर से हर घर का अपना अपना एक साइज़ होता है। तो हम जो एक स्टैंडर्ड साइज़ रिकमेंड करते हैं वो होता है आपका CD साइज़ पराठा। अब CD साइज़ पराठा क्या होता है? CD साइज़ पराठे का मतलब है कि जो पहले कैसेट्स और CDs हम प्लेयर्स में लगाते थे, CD बहुत छोटी सी होती है, पाम साइज़ की आपकी, आप समझो आपका हैंड का साइज़ होता है, पाम साइज़ का आपका पेड़ा बनता है। CD साइज़ का एक पराठा बेहतरीन सोर्स है। और बनास्पति घी और जो दूसरे किस्म के घी आते हैं वो ना इस्तेमाल करें, बेहतर है कि देसी घी इस्तेमाल करें। सही। अगर देसी घी आपको लगता है कि बच्चे नहीं खा रहे तो वो उसके साथ मिला के इस्तेमाल कर लें, पर कोशिश करें कि किसी न किसी फॉर्म में वो देसी घी लाजमी जाए। मक्खन के लिए भी यही है कि अभी इन्होंने भी पूछा था कि मार्जरीन और मक्खन, उसमें डिफरेंशिएट करना और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मार्जरीन और मक्खन का सबसे जो है वो एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जब आप मार्जरीन को और बटर को, मतलब मक्खन को जब आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो मक्खन जो है ना वो मेल्टेड रहता है, जबकि मार्जरीन जो होता है वो अपना एक फॉर्म में रहता है, थोड़ा जमा हुआ सा रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होता। उसके एक रीज़न ये कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 होता है, और जब वो आपका नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो भी इसी के करीब करीब वेरी करता है। तो जब आप मक्खन को बाहर निकालते हैं, जो प्योर मक्खन होता है वो इसीलिए मेल्ट हो जाता है, और वो इसीलिए हेल्दी कंसिडर किया जाता है कि जब वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जाके सेट होगा तो वो आपकी जो दिल की शरियानें होती है उसको बंद नहीं करता, उसको ब्लॉक नहीं करता। जबकि मार्जरीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है, तो वो जाके आपके जो दिल का वॉल्व्स हैं उसको क्लॉग कर देता है, उसमें आपके समझे लाइनिंग फॉर्म कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कि दिल का मसला हो गया, वॉल्व्स बंद हो गए या शरियानें बंद हो गई, उसके मसले हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इसका बेहतरीन एक तो आपने ये डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरा, बेहतर जाहिर सी बात है मक्खन है, उसको इस्तेमाल करें। अगर बच्चे मार्जरीन और मक्खन इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो उनको आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो है वो आप वीक में कम से कम 3 डेज़ तो उनको मक्खन की सोर्स दें। सही है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं खा रहा तो आप उसके जो ब्रेड है उसको अगर आपने टोस्ट करना है तो आप मक्खन में टोस्ट कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ऊपर से लगा के दें। उसका अंडा मक्खन में तल दें घी की जगह, उसको मक्खन जाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आप ब्रेड पे लगा कर स्प्रेड करके दें। उसकी सोर्स मक्खन होनी चाहिए, वो कुछ किसी भी तरह से आप उसकी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। और नाश्ता हमेशा हैवी नाश्ता करें, लेकिन उस हैवी नाश्ते को आप ये समझ लें कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है। जैसे मैंने CD साइज़ पराठा बताया, वैसे ही ब्रेड के स्लाइसेस भी अगर आपको खाने हैं तो 2 स्लाइसेस से ज़्यादा ना खाएं, और कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्राउन ब्रेड का टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं, वरना अब तो बहुत सारी ब्रेड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बनाना ब्रेड्स हैं और पम्पकिन ब्रेड्स हैं, बहुत सारी ब्रेड्स आपके पास अवेलेबल हैं। और कोशिश, अगर आपके पास टाइम है माओ के पास, तो घर में बना लें, बहुत ईजी, मतलब अब तो बन जाते हैं, हर चीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल होती है। एटलीस्ट आपको ये एक श्योरिटी होगी कि हाँ आपके पास जो चीज़ है वो प्योर है। सही बात है। इस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चाय और कॉफ़ी का भी जो है ना वो क्योंकि एक अहम पार्ट है सबके ब्रेकफास्ट का, ख़ासतौर पे बड़ों का। उमूमन लोग ये भी कर रहे होते हैं कि जी सबसे पहले उठते हैं, खाली पेट जो है ना वो 1-2 कप पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हम नाश्ता करेंगे। तो वो खाली पेट जो चाय पीना है वो सही होता है, क्योंकि टू स्टार्ट, या कॉफ़ी ले लें
पहले अगर हम बात करें खाली पेट चाय की, तो चाय आपकी जब आप खाली पेट लेते हैं तो हमें सबको पता है कि हमारे बॉडी में हमारे स्टमक कुछ एसिड्स रिलीज़ करते हैं, हमारे जो बाइल एसिड्स होते हैं। वो बाइल एसिड्स जो होते हैं वो आपकी स्टमक की लाइनिंग में ना इतनी एसिडिटी कॉज करना शुरू कर देते हैं कि अक्सर जो लोग सुबह निहार मुँह चाय पी लेते हैं उनकी शिकायत होती है कि हमें तेज़ाबियत रहती है पूरा दिन, और या हमें भारी भारी रहता है या हमें सीने में जलन रहती है। उसकी वजह ये है कि चाय जैसे बॉडी में जाती है वो एक एसिड रिलीज़ करती है, और एसिड रिलीज़ करने की वजह से आपके बाइल एसिड्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब बाइल एसिड्स जब रिलीज़ हो रहे हैं तो उनको कुछ हज़म करने के लिए बॉडी में चाहिए। अब उनके पास हज़म करने के लिए तो कोई फूड मटेरियल बॉडी में मौजूद ही नहीं, तो वो आपकी स्टमक लाइनिंग को अपसेट करना शुरू कर देते हैं। जब स्टमक लाइनिंग को अपसेट करते हैं तो बहुत सीवियर केसेस में आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि इसको मैदे का अल्सर है। वो अल्सर हम चाय के खाली पेट पीने की वजह से ही कर रहे होते हैं, हम अपने दुश्मन खुद ही होते हैं अक्सर। अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी की, तो खाली पेट कॉफ़ी उन लोगों के लिए सही है जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, क्योंकि कॉफ़ी हाईली लेक्सेटिव होती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, आपके बावल सिस्टम, आपका डाइजेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको ज़रूरत नहीं है आप कॉफ़ी खाली पेट लें। आप कुछ खा लें, थोड़ा सा कोशिश करें, और फिर उसके साथ आप कॉफ़ी। अच्छा, अगर आप उठते निहार मुँह जूस पीते हैं तो वो कैसा, कौन सा पी सकते हैं? अच्छा, जूसेस भी जो है हम नहीं करते। अगर तो वो नेचुरल जूसेस हैं, मतलब फ्रेश जूसेस हैं, तो भी हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप पहले कुछ खा लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि नेचुरल शुगर्स भी आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देंगी। तो बेहतर है कि जैसे आप कोकोनट वाटर ले लें, या आप जो है वो कोई इस तरह का कोई मिल्क के साथ आप कोई चीज़ ले लें, जैसे कैश्यू मिल्क ले लें, स्मूदी वगैरह ले लें, मिल्क ले लें, स्मूदी ले लें। एटलीस्ट उसके साथ डायरेक्ट शुगर नहीं जा रही, उसके साथ आपने कोई और सोर्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया। लेकिन अगर आप जूसेस डायरेक्ट ले लेते हैं तो आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पाइक करने के चांसेस होते हैं। और जो लोग जूसेस लेते हैं सुबह, उनमें आपने देखा होगा वो बोलते हैं कि हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, तो शुगर आपको एक्टिव रखती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो क्या कर रही होती है कि आपकी जो इंसुलिन लेवल है उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है, क्योंकि हम अपने शुगर लेवल्स नहीं चेक करते रोज़ाना के बेसिस पे। आप या मैं, हम लोग अपने शुगर टेस्ट नहीं करवाते, और बहुत बाद में जाके जब हमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किया क्या, हमने अपने आप को खुद ही ये तोहफ़ा दिया है जो हम डायबिटीज़ के तौर पर हम बोलते हैं कि आजकल हर किसी को डायबिटीज़ है। दूसरा, 12 साल से कम बच्चों को चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ना दें। एक हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, खासतौर पर पाकिस्तान में, हर बच्चा चाय का जो है वो दीवाना होता है। वो बड़े असल में चटा रहे होते हैं ना, वो पी रहे तो चटा रहे हैं, उनको कब से पिला रहे होते हैं। तो वो गलत है, क्योंकि 12 साल तक ब्लड बनना बच्चे की बॉडी में बहुत ज़रूरी है। सही है। और कैफ़ीन, क्योंकि दोनों चीज़ों में होती है, कैफ़ीन जाके आपका बैरियर बन जाती है ब्लड एब्जॉर्ब करने में। ठीक है। जो आपकी ब्लड एब्जॉर्ब करने की लाइनिंग्स है, क्योंकि पूरी बॉडी में, उसमें जाके वो एक लेयर कॉज कर देगी, और उसके बाद हिंड्रेंस आ जाती है, मतलब उसमें एक आपके पास बैरियर आ गया। अब आपका ब्लड लेवल जिस लेवल आपका जिस तेज़ी से एब्जॉर्ब होना था वो उस तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो आप बच्चे अक्सर, हम जब हीमोग्लोबिन के टेस्ट करवाते हैं तो उनके हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। अब मेरे पास रिसेंटली एक मुझे किसी ने बताया कि उसका बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 है। अगर 9 से कम होता है तो हम आयरन की ड्रिप्स लगवाते हैं, जिसको आप डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी हम उसको फ़ौरन जो है वो ड्रिप्स पे लेके आते हैं। और 7 का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता इससे एक लेवल ड्रॉप होता है तो बच्ची के जो है वो बहुत सारे ऑर्गन फेलियर के चांसेस बिल्कुल ऐसे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यकीनन उस पर आप बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। कॉलर भी उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? बात कर रहा हूँ। रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका मॉर्निंग शो आप जानती हैं कि मैं अक्सर कॉल भी करता हूँ आपके शो में, और मैं पाबंदी से देखता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा रिमशा कि मेरा 2 साल का बेटा है, मैं ये जानना चाह रहा था कि उसकी हेल्दी डाइट के हवाले से आप मुझे इनसे पूछ के बताएं कि उसके हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, नाश्ते में सुबह बच्चों को क्या देना चाहिए। सही, 2 साल का बच्चा है तो उसको डाइट में क्या दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब, बातें हो रही हैं नाश्तों की, तो कराची वालों के नाश्ते तो खैर से लाहौर वाले के तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन कराची वाले भी रहमा नाश्तों में पीछे नहीं है। और जो रेहान है उनके सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन हमारी नुमाइंदा आयमा खान इस वक्त नाश्ता स्पॉट पे मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि नाश्ता कैसा हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है। रायमा से पूछ रही हूँ। देखिए
आयमा, रायमा एंड आयमा इज़ राइमिंग। तो बताइए आयमा, कैसे नाश्ते हो रहे हैं? कराची वाले तो वैसे बड़े शौकीन है बाहर नाश्ते करने के। जी रमशा, देखें जहाँ मौसम अच्छा होता है वहीं जो है वो खाने पीने के शौकीन अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ होटल्स का रुख कर लेते हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं बंस रोड की मशहूर फूड स्ट्रीट पर। बंस रोड तो वैसे ही अपने खाने पीनों के लिहाज से जो है वो खासा मशहूर है, और रात के औकात में तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, लोगों का इतना रश यहाँ पे होता है। चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो फूड आइटम्स की शॉप्स मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ये बंस रोड का रुख करती है और जो है वो यहाँ के मुख्तलिफ खानों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होती है। इस वक्त भी जो है वो सुबह सवेरे, चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सवेरे भी हमने देखा कि बारिश हुई, तो उसके बाद जब बारिश के बाद इस वक्त भी जो है वो मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर बरालूद है। और आज सबसे बड़ी बात कि धूप भी नहीं निकली हुई है और बारिश वाला खासा मौसम जो है वो इस वक्त भी महसूस किया जा रहा है। तो शहरी जो है वो अपने दोस्तों के हमरा, फैमिली के हमरा जो है वो बंस रोड का रुख कर चुके हैं और यहाँ पे जो है वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं सुबह के, जिनमें अगर नाश्ते की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे गर्मा गर्म हलवा पूरी भी तैयार की जा रही है, जबकि इसके साथ ही साथ जो है वो लच्छेदार पराठे भी तैयार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जो है वो इस वक्त यहाँ पे चाय का जो कॉम्बिनेशन है मौसम के साथ वो तो दोबाला कर देता है। अच्छे मौसम के साथ अच्छी चाय मिल जाए तो मौसम का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है और शहरी जो है वो यहाँ पे अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा आके जो है वो यहाँ पे नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और खासा इंजॉय करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि कराची का मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है इस वक्त और ये खुशगवार मौसम जो है वो कल तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने ये भी पेशन गोई की है कि जैसे कल हमने देखा कि रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, तो आज भी हम देख रहे हैं कि जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बिल्कुल ऐसे ही है, बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, तो मौसम भी अच्छा है और ऐसे में ना तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अगर नाश्ता अच्छा और हेल्दी हो और आप किसी अच्छे से स्पॉट पर बैठे हो तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बैक टू द क्वेश्चन रायमा, रेहान ने एक सवाल किया था कि 2 साल के बच्चे को नाश्ते में क्या दें? अच्छा, 2 साल के बच्चे के लिए उतने ही मील्स होने चाहिए जितने एक अडल्ट के होते हैं, यानी 3 मील्स उसके लिए ज़रूरी है। नाश्ते में आप बच्चे को, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि उसके पास ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स उसकी प्लेट में हो जिसको हम बोलते हैं कलरफुल प्लेट। कलरफुल प्लेट क्या होती है कि बच्चों की जो यूजुअली कटलरीज आती हैं उसमें पोर्शंस बने हुए होते हैं, जिसमें बड़ा पोर्शन होता है उसको आपने उसमें पोल्ट्री शामिल करना है, यानी एग शामिल करना है। इसके साथ आपने एक छोटा पोर्शन देखा है जो साइज़ में नॉर्मल होता है बाकी प्लेट के मुकाबले में, उसमें आपने कोई ना कोई फ्रूट शामिल करना है। क्योंकि आप केला दे सकते हैं जब आप अंडा दे रहे हैं, उसके बाद आप स्ट्रॉबेरीज़ दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं जो सुबह के आपको हम रिकमेंड करते हैं। ऑरेंजेस आ रहे हैं आजकल। ऑरेंजेस बेसिकली आप जब अंडा दे रहे होते हैं तो हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो विटामिन सी और बाकी क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है वो एग के साथ इनहिबिट कर सकता है बहुत सारे एब्जॉर्प्शन के कंपाउंड्स को। तो विटामिन सी बेहतर है कि आप उस वक्त ना दें जब आप अंडा दे रहे हैं। आप केला दे सकते हैं, आप सेब दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज दे सकते हैं और जो इस वक्त मौसम के दूसरे फल हैं आप वो दे सकते हैं। इसके साथ बिल्कुल छोटा सा पोर्शन होता है जिसको 2 साल के बच्चे को हम बोलते रिकमेंड करते हैं कि आप नट्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ दें। अब नट्स में आप पीनट्स हो सकते हैं अगर तो बच्चे एलर्जिक नहीं है। इसके अलावा आप उसको आलमंड्स, पिस्ताशियोज, काजू, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली। अगर आपको और लगता ये भी है नहीं कि बहुत ज़्यादा देने, एक एक दो आप रख दें आप उसमें बच्चे को, जैसे अगर आपने आलमंड्स देने हैं तो 2 आलमंड्स बहुत हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दें ताकि चोकिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी चोक कर लेते हैं और नट की चोकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। पीनट्स भी अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो पहले आप सिर्फ पीनट्स 3 दिन दे के देखें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, जैसे आपने शाम का एक टाइम बना लिया और उस शाम के टाइम पर सिर्फ उसको पीनट्स दें 1 से 2 और उसको अपनी नज़रों के सामने रखें। खुदा ना खास्ता कोई एलर्जिक रिएक्शन तो बच्चा शो नहीं कर रहा, जिसमें किसी किस्म की खारिश तो नहीं हो रही, कोई उल्टी या किसी मतली के बच्चा कोई शिकायत तो नहीं कर रहा, चक्कर की कोई किसी शिकायत तो नहीं कर रहा। अगर तो बच्चा 2 से 3 दिन इस तरह की कोई शिकायत नहीं करता, इसका मतलब है कि उसको उस चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। ये एलर्जीज चेक करने का एक सेफेस्ट तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी उसमें किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप उसको पीनट्स अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास नट्स नहीं हैं
तो आप बीन्स दे सकते हैं। बीन्स में क्या हो सकता है, सफ़ेद छोले हो सकते हैं आपके पास लाल या सफ़ेद लोबिया हो सकता है, आपके पास सोया बीन्स हो सकता है। सोया बीन से भी एलर्जी के चांसेस होते हैं, लेकिन जो आपके सफ़ेद छोले होते हैं, लाल लोबिया होता है या सफ़ेद लोबिया होता है, ये आपके पास सेफेस्ट होता है। तो आपने थोड़ा सा उबाल लिया, 2 to 3 टेबल स्पून जो है आपने उसको ऐड कर दिया। ये सारी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, उस बच्चे का पोर्शन कितना है, हर चीज़ का 2-2 टेबल स्पून। जितनी एज होती है उसका एक वक्त का मील उतने ही टेबल स्पून होता है। अगर वो 2 से 3 टेबल स्पून भी खा रहा है बच्चा एक वक्त में, तो इसका मतलब है वो अपने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जब तक बच्चा हमें मोटा या फूला हुआ नहीं दिखता, हमें लगता है बच्चा कमज़ोर है। अगर बच्चा खाने के बाद एक्टिव है, वो अपने सारे माइलस्टोन्स कवर कर रहा है, अगर वो बोल सही वक्त पे रहा है, वो चल सही वक्त पे रहा है, सुन सही वक्त पे रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा प्रॉपर्ली हेल्दी है और उसके बाद किसी किस्म की कोई बीमारी, बहुत जल्दी बुखार नहीं हो जाता, कोई नज़ला खांसी बहुत जल्दी इन्फेक्शन नहीं कैच करता, तो बिल्कुल हेल्दी बच्चा आप उसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह जो बच्चे 4 से 5-6 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो उनको आप कितना, जैसे मेरा बड़ा वाला जो बेटा है उसको कितना भी खिला लें आप, लेकिन वो वही के वही रहते हैं, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत हाईली एक्टिव है और अपनी एनर्जी बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। आप उसमें आपने नोटिस करा होगा कि वो जितना जल्दी खाता होगा उतना जल्दी डाइजेस्ट भी कर लेता होगा। तो आपको कभी खुदा ना खास्ता उसका इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि आपने उसको खिलाया और वो बोल रहा होगा कि नहीं बस मैं अभी जो है वो फ़ौरन से मुझे भूख लग रही है, आप मुझे 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद दे दें। वो प्रॉपर मील्स अपने ले रहा होगा। और आप 4 साल के बाद बच्चे को कोशिश करें कि आप रोटी देना स्टार्ट कर दें। उससे पहले ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें। 2 साल से पहले हम वीट रिकमेंड नहीं करते बच्चों को। बहुत ही मतलब आपको देना है तो थोड़ी सी अमाउंट में किसी चीज़ के साथ मिला के दें, वरना हम इसीलिए बोलते हैं कि सूजी जो होता है वो बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है। साबूदाना, एलर्जीज नहीं आती हैं। अगर आपको जैसे कोई आटे की फॉर्म देनी है, या लाल आटा होता है वो बहुत सेफ़ होता है। इसके अलावा हम सफ़ेद आटा बच्चों को मना करते हैं, या रिफाइंड फ्लावर जिसको हम बोलते हैं। तो आप बड़ों को भी मना करते हैं। हम बड़ों को भी मना करते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल 2 साल से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करते। हेल्दी खाएं, फिट रहें आप। अच्छा जो है जैसे बताया कि आप पराठा, चपाती, रोटी सभी कुछ खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा नाश्ता कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, क्योंकि नाश्ते के बगैर, जैसे मैंने कहा कि मेरे तो दिन का आगाज़ ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो बिल्कुल नाश्ता अच्छा और तगड़ा होना चाहिए, जैसे कि रहमा ने भी बताया। थैंक यू रहमा फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।